ठीक है। तो लेक्चर 1 में हम कवर क्या करने वाले हैं, मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, क्योंकि एआई का एरिया बहुत बड़ा है, राइट। एआई के अंदर ही हमारा, जैसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया होगा डायग्राम के थ्रू कि एआई के अंदर एमएल, एमएल के अंदर डीप लर्निंग, डीप न्यूरल नेटवर्क, राइट, फिर साथ में एनएलपी, फिर कंप्यूटर विजन, राइट। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक अपने आप में एक एक सब्जेक्ट है वो पढ़ने के लिए, राइट। तो बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया है, लेकिन अभी हमारा फोकस क्या है, जैसे एआई बेसिक्स, राइट। एआई बेसिक्स का कंसेप्ट जो हमें समझना है, राइट। एआई बेसिक का मतलब पहले एआई काम कैसे करता है, राइट। फिर एआई के जैसा हम सोचना कैसे स्टार्ट करेंगे। तो एआई क्या है, एक बेसिकली मशीन है। अब मशीन को अगर हमें समझाना है तो जस्ट लाइक छोटा बच्चा। तो जो ट्रेडिशनल एआई था उसमें हम कोडिंग लिख के जो कंडीशन देते थे उसके बिहाफ पे काम करता था, लेकिन जो ये एआई हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें क्या है, इसके पास अपनी खुद की मेमोरी है। और जब खुद की मेमोरी होती है तब क्या होता है बेसिकली कि उसके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटीज होती हैं, राइट। उसके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटीज होती है, वो खुद से चीजों को लर्न करता है, समझ गए। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, इसके पास मेमोरी आ गई। तो यहाँ पे जो हम सबसे पहला कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा कंसेप्ट क्या है, जेन एआई, राइट। अब जेन एआई का मतलब क्या हो गया, इसका फुल फॉर्म बेसिकली जनरेटिव एआई। अब इसको जनरेटिव एआई क्यों बोलते हैं, सबसे पहला लॉजिक तो यही बनता है। और जनरेटिव एआई के पीछे का कंसेप्ट क्या है, तो कोई बता, व्हाट डू यू मीन बाय जनरेटिव एआई। तो अगर हम बोले जनरेटिव एआई का एग्जांपल्स बताओ तो क्या बताओगे। जेन एआई पे अगर पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि आपने जेन एआई पे काम किया, तो किया कि नहीं किया, क्या बोलोगे, नहीं किया। तो जेन एआई का एग्जांपल ही आपका क्या है, चैट जीपीटी, राइट। तो अब धीरे धीरे इसके इन डेप्थ में जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि बेसिकली ये है क्या चीज, राइट। तो जेन एआई का एग्जांपल हम जो अगर बात करें आज के डेट में, तो जैसे चैट जीपीटी हो गया, अगर मैं चैट जीपीटी लिख दिया, ओके, तो इसका मतलब आपको अब सब समझ में आ गया कि जेमिनी, चैट जीपीटी, क्लाउड, लेट्स से डीप सीक, ग्रोक, राइट, बहुत सारे हैं ऐसे, 50 परप्लेक्सिटी, कम से कम आज के डेट में 100 मॉडल है मार्केट में, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, जनरेटिव एआई। बट इनको पहले हम क्या बोलते थे, एलएलएम्स। क्या बोलते थे, एलएलएम। एलएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब बेसिकली इसका काम क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। पहले क्योंकि चैट जीपीटी या कोई भी जेन एआई को समझने से पहले बैकबोन हमारा क्या है, एलएलएम ना। तो एलएलएम का मतलब क्या हुआ, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब इसका नाम ही क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसका मतलब क्या होता है, ये एक चैट बोट है। चैट जीपीटी क्या है, एक चैट बॉट है बेसिकली, कि आप उसको इंस्ट्रक्शन पूछते हो, कुछ भी टाइप करके वो चीजों को बता के देता है। तो वो एग्जांपल क्या हो गया, चैट बॉट एआई के केस में। अब वो चैट बोट है, लेकिन वो किसके बेस पे काम कर रहा है, एलएलएम। मतलब एलएलएम जैसे हम चैट जीपीटी 4.1, 4.1 ओ 5. तो ये सब एलएलएम्स के मॉडल्स हैं। तो बेसिकली चैट जीपीटी के अंदर का जो मॉडल है उसको हम मॉडल कौन सा बोलते हैं, तो चैट जीपीटी एक चैट बॉट हो गया, उसका नाम है सिस्टम का, लेकिन उसके अंदर का जो मॉडल है उसका नाम क्या है, एलएलएम। तो हर एक जितने भी ये चैट बॉट्स हैं, इस सबके अंदर क्या है, एक मॉडल काम करता है। मॉडल का नाम क्या है, एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और ये मॉडल डिजाइन किस पे हुआ है, सबसे बेसिक कंसेप्ट, एनएलपी। इस पे डिजाइंड है एनएलपी। अब एनएलपी क्या होता है, एनएलपी का मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, नेचुरल लैंग्वेज क्या करता है, इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो ग्रेजुअली एक दिन इसकी भी लेक्चर होगी जिसमें आपको बताऊंगा। तो जब भी आप कुछ भी टाइप करते हो चैट जीपीटी को या किसी भी एलएलएम मॉडल्स को, आप कुछ भी इनपुट देते हो, तो अब हम मैं बेसिकली हमेशा बार बार हो सकता है वर्ड यूज करूं, जेन एआई या फिर जनरेटिव एआई या तो एलएलएम। तो इन सब के पीछे कंसेप्ट क्या यूज होगा, चैट जीपीटी, डीप सीक, मतलब हम कोई एआई मॉडल की बात कर रहे हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना ना। जैसे मैं बोलूं कि कौन से एलएलएम टूल पे काम किया, तो आपको सीधे ट्रिक करना चाहिए, ये एग्जांपल पूछ रहे हैं कि जेमिनी कि चैट जीपीटी या किस टाइप से। या फिर मैं ये पूछूं कि कौन से जनरेटिव टूल पे काम किया, जनरेटिव एआई पे कौन से टूल पे काम किया, तब भी आपको यही आंसर करना है। तो इसलिए इस कंसेप्ट को समझना जरूरी है कि कंफ्यूजन ना हो कि एग्जैक्टली है क्या।
क्योंकि टेक्निकल वर्ड कंपनीज में टेक्निकल वर्ड ही यूज होगा ना। ऑल दो आपको भले एक्सपर्ट हो चैट जीपीटी, लेकिन कंसेप्ट कैसे बन रहा है वो जानना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब ये जो एलएलएम काम करता है वो किसके ऊपर करता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब नेचुरल लैंग्वेज का काम क्या है? ये अपने आप में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। जैसे आपको पता होगा गूगल ट्रांसलेटर बहुत पहले से है, उसमें आप कुछ भी लैंग्वेज में इनपुट दो वो दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दे देता है। तो एक ट्रांसलेटर था, लेकिन वो कोड बेस्ड था, उसके अंदर कोड है, एआई तो था नहीं। अभी एआई में तुम्हारे साथ क्या होता है, जब तुम गूगल पे सर्च करते हो, कभी कोई चीज नोटिस किया, अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो वो सजेस्ट करता है डू यू मीन दिस, फिर आप स्पेलिंग को करेक्ट करते हो, फिर वो सर्च करता है। चैट जीपीटी ऐसा कभी देखा है करते हुए? नहीं। तो चैट जीपीटी में अगर आप स्पेलिंग गलत भी टाइप करते हो तब भी वो समझ जाता है। तो उसका मतलब क्या है? उसके पीछे का एल्गोरिथम, राइट। तो उसने क्या कर रखा है, जो हमारे जितने भी मॉडल्स हैं वो ट्रेंड हो रखे हैं किस पे? पर्टिकुलर डेटा सेट पे। अब पर्टिकुलर डेटा सेट मतलब जो जितने भी जनरेटिव मॉडल्स हैं, जिसकी जितनी अच्छी ट्रेनिंग हुई है वो उनका एक्सप्लेनेशन उतना अच्छा होगा। रीजन कैसे? अब ट्रेनिंग उनको कैसे दी गई? बुक से। जितनी भी दुनिया में बुक्स वगैरह होगी उससे उसको डेटा फीड किया गया, उसके अंदर वेब का डेटा फीड किया गया। जैसे गूगल सर्च इंजन काम करता है, सर्च इंजन कैसे काम करता है? उसके पास एआई नहीं है। वो क्या करता था? पहले वेबसाइट्स पे जाता था, वेबसाइट्स सजेस्ट कर देता था आपको, फिर आप पर्टिकुलर चीजों में सारे वेबसाइट्स में जाके उस कोड को सर्च करते थे, देखते थे कहाँ का कोड चालू काम कर रहा है। जैसे अगर आपको कोई पहले कोड चाहिए होता था तो गूगल पे सर्च करते थे, 10 वेबसाइट आती थी तो उसमें जाके मोस्टली आप स्टैक ओवरफ्लो वगैरह पे जाके कोड देखते थे, तब क्या कहीं का कोड काम कर रहा है कहीं का नहीं कर रहा, तो हमारा टाइम वेस्ट होता था। अब ये क्या करता है हमारा टूल चैट जीपीटी वगैरह, ये आपको एग्जैक्ट देता है। तो दे कहां से रहा है वो? तो उसको ट्रेनिंग मिली है, तो वो क्या करता है, पहले अपने डेटाबेस में जाके चेक करता है कि उसको जो ट्रेनिंग मिली है उसमें मैच हो रहा है कि नहीं। नहीं मैच होता तो फिर ये क्या करता है, वेब पे जाता है, वेब पे भी जाके सर्च करता है कॉन्टेक्स्ट को, राइट। तो ऐसे बुक्स हो गई, इंटरनेट हो गया, राइट। वेब स्क्रैपिंग जिसको बोलते हैं, वेब स्क्रैपिंग का मतलब इंटरनेट पे जाके डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे डेटा सर्च करना, दैट मैकेनिज्म इज नोन एज वेब स्क्रैपिंग, कि सीधे वो इंटरनली खुद कर लेता है, राइट। तो ये क्या था कंसेप्ट, कि पहले उसको ट्रेनिंग दी गई, तो जो ट्रेनिंग डेटा था उस पर काम कर रहा था, तो इसलिए पहले उसको स्टार्टिंग में हमने क्या बोला, एलएलएम। एलएलएम का काम क्या है, जब तुम इनपुट को टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को इनपुट करते हो तो उसको समझता है। तो एनएलपी के अंदर ये एनएलपी जो है, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या करता है बेसिकली, ये तुम्हारे इनपुट स्ट्रिंग को रिफाइन करता है। रिफाइन करने का मतलब वो देखता है तुम्हारे एक एक वर्ड्स को रीड करता है, एक एक वर्ड्स को रीड करने के बाद नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करता है कि क्या होना चाहिए। जैसे तुम कभी स्पेलिंग मिस्टेक किए तब भी वो उसको करेक्ट कर लेता है, वो सेंस करता है पूरे सेंटेंस को कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो अगर स्पेलिंग गड़बड़ भी होती है तो वो प्रेडिक्ट करके उसको सही कर देता है, राइट। फिर वो सेंटीमेंट भी चेक करता है कि तुम्हारे पर्टिकुलर सेंटेंस का सेंटीमेंट क्या है। गूगल सेंटीमेंट नहीं चेक करता था, ये क्या करता है, इमोशंस भी चेक करता है कि तुम पॉजिटिव वे में बात कर रहे हो, नेगेटिव वे में तुम इमोशनली, मतलब सेंटीमेंट एनालिसिस इसको बोलते हैं। तुम्हारे सेंटीमेंट्स को चेक करता है, तुम्हारे ग्रामर्स को चेक करता है, गलत है तो उसको भी सही करता है। तो बेसिकली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो तुम इनपुट देते हो उसको रीड करके एनएलपी क्या करता है, मशीन में फीड करने से पहले सारा का सारा ट्रांसलेशन, ग्रामर करेक्शंस, कैसे उसको समझना है, कैसे उसको मॉडल को फीड करना है, ये सारा प्रोसेस खुद करता है। तो इन प्रोसेस में जैसे टर्म्स यूटिलाइज होता है टोकनाइजेशन, तो वो क्या करता है, हर एक वर्ड्स को पहले टोकन में कन्वर्ट करता है, क्योंकि मशीन डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेशन नहीं करता। मशीन के पीछे कैलकुलेशन करने के लिए मैथमेटिक्स है, वो हर एक वर्ड को वेक्टर में कन्वर्ट करता है और वेक्टर के थ्रू प्रोसेस होता है, तभी वो मशीन हर चीज को इजिली ट्रांसफॉर्म करता है बिहाइंड द मैथ, क्योंकि इसके पीछे पूरा क्या है, मैथमेटिक्स और एल्गोरिथम्स काम करते हैं। तो हमें उन डेप्थ में नहीं जाना, बट हाई लेवल में आपको दिखाऊंगा आगे चल के कि एनएलपी कैसे काम करता है, समझ गए। अब उसके बाद इसीलिए हम इसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलने लगे, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बेस पे ट्रेंड है। आप चाहे इसके चाइनीज में बात करो, चाहे इससे जापानीज में बात करो, कुछ भी बात करो, तो हर चीज पे ये बेस था, इसलिए इसको हमने क्या बोलना स्टार्ट किया, एलएलएम। फिर धीरे धीरे एलएलएम क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गया, जिसके अंदर क्या हो गया, एजेंटिक एआई की इंटीग्रेशन होनी शुरू हो गई। अब एजेंटिक एआई मतलब क्या हो गया, कि पहले जो मॉडल था आप इनपुट देते थे, ये जाके डेटाबेस में सर्च करता था, उसके हिसाब से कंटेक्स्ट को रिटर्न करता था जैसे गूगल करता था। लेकिन अब ये क्या करता है, अगर लॉजिकली देखो तो ये समराइज करके भी आपको देता है। अगर आप इसको बोलो कि तुम भाई साहब ये जितना कहानी, उसको एक बुक दे दो,
अभी 100 पेज का पीडीएफ दे दो और इसको बोलो कि इस बुक को पूरा 100 पेज की पीडीएफ को मुझे 100 वर्ड में समराइज करके दे दो, तो ये करके दे देगा। ये काम गूगल नहीं कर पा रहा था, तो ये कैसे काम करना स्टार्ट किया एज ए ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन भी इतने जल्दी कर पाएगा ये सब चीजें? नहीं। तो ये काम यहाँ पे पिक्चर में क्या था, सिंथेटिक एआई, राइट। तो ये काम कैसे शुरू किया, उसको समराइज किया, समराइज करके फीड किया, फीड करके उसको समझा, फिर उसको 100 वर्ड्स में आपको समराइज करके दिया। अब ये काम कितना बड़ा काम है, इंटरनली सोचो ये क्या करता होगा, कैसे समझता होगा कि इसका मेन थीम यही है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। इंसान भी इतनी जल्दी तो नहीं समझ पाएगा। हाँ, इंसान पूरी बुक पढ़ता है तब उसको समझ पाता है कि भाई कहानी क्या थी। जैसे कोई आप 3 घंटे की मूवी देख के आओ, किसी को 5 मिनट में बता दोगे कि इसमें मूवी में ये था कंसेप्ट। तो इंसान जैसा अब सोचना स्टार्ट किया उसने, तो यहाँ पे एक्चुअल क्या काम पिक्चर में आया, एआई, क्योंकि उसके पास मेमोरी है, अब वो डिसीजन ले सकता है। तो डिसीजन लेने वाला जब काम आ गया, वही हमारा एआई का नेक्स्ट लेवल हो गया, क्योंकि वो ह्यूमन जैसा अब डिसीजन ले सकता है। अब उसके बाद फिर साथ में एजेंटिक एआई जब इंटीग्रेशन हुआ, तो एजेंटिक एआई मतलब क्या होता है कि बेसिकली एक एजेंट होता है जो कि पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। अब फ्यूचर में या अभी भी जनरेटिव एआई के अंदर बहुत सारे एजेंट हैं, अलग अलग टाइप के एजेंट है, हर एजेंट का अपना काम है, राइट। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझो, अब एआई क्यों कंपनीज में पॉपुलर हो रही है। हमें अगर टीम में काम करना है, एक हमें प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, तो उस प्रोजेक्ट में क्या होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर, बीएस, स्क्रम मास्टर, डेवलपर, क्यूए, रिलीज इंजीनियर्स, ये सारे लोग की एक टीम बनेगी। इन टीम को एक टास्क परफॉर्म करना है कि बना के सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना है, लॉजिकली यही करना है। अब ये करने के लिए अलग अलग एक्सपर्ट बंदे हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। तो एआई वर्ल्ड में क्या हो गया कि हम क्या करेंगे, यही टास्क हमें भी करना है, लेकिन हर एक टास्क के लिए हमने एक एक एजेंट बना दिया, जस्ट लाइक एम्प्लॉय। अब वो जो एजेंट थे, उन्हीं एजेंट को हम फ्यूचर में क्या बोलेंगे, अब आगे वर्डिंग यूज होती है डिजिटल एम्प्लॉय। अब कंपनीज क्या कर रही है, उन्हीं एजेंट को यूज करके, है ना। अब जैसे कोई मल्टीटास्किंग बंदा हो गया कि जैसे मान लो मैं साइप्रेस पे काम कर सकता हूँ, प्ले राइट पे कर सकता हूँ, डेवलपमेंट भी कर सकता हूँ, ये तो मतलब मेरे अंदर मल्टी एजेंट का फीचर आ गया ना, सिंपल सी बात। तो मैं क्या हो गया, डिजिटल इंजीनियर बन गया, क्योंकि मैं मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ। और ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे एजेंट्स पहले से बने बनाए ओपन सोर्स है। क्या है, ओपन सोर्स एजेंट है। जैसे कोई ईमेल स्पैम फिल्टरिंग पहले से एजेंट बना हुआ है, उसको अगर हमने यूज कर लिया तो तुम्हारी ईमेल को स्पैम करता रहेगा, मतलब फिल्टर चेक करता रहेगा। कोई एजेंट आपने बनाया कि स्टोरी रीड करे और तुरंत टेस्ट केसेस लिख डाले जीरा में। तो ऐसे सबका टास्क डिसाइड किया, तो हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट एजेंट बना दिया। अब उस एजेंट को ऑर्केस्ट्रेट करेंगे। ऑर्केस्ट्रेट करने का मतलब एक बंदा होगा जो समझेगा कौन सा काम किसको देना है। तो वो सारे एलएलएम्स, मतलब वो जो एजेंट्स हैं, आपस में इफेक्टिवली कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेट करके एक आउटपुट डिलीवर करते हैं। तो ये का जो कॉम्बिनेशन आ गया, अब वो पार्ट ऑफ क्या हो गया, जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई के अंदर अब ये सारी चीजें धीरे धीरे इंटीग्रेट होने लगी। तो पहले क्या होता था, जब चैट जीपीटी शुरू में आया था, तो आप उसको बोलो कि ये इमेज बना के दो, ये एक्सेल बना के दो, ये पीपीटी बना के दो, तो नहीं देता था। लेकिन अब धीरे धीरे उसके अंदर ये सब कैपेबिलिटीज आ रही हैं हर एक एलएलएम में। उसको आप अपना एक पिक्चर दो, फिर बोलो कि इसके मुझे जो है ताजमहल के आगे खड़ा कर दो, वो तुम्हें ताजमहल के आगे खड़ा कर देता है। तो मतलब क्या हुआ, तुम्हारे इंस्ट्रक्शन के पीछे वो इमेज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अब इमेज को ट्रांसफॉर्म करने का मतलब वो कहीं से इमेज कॉपी नहीं कर रहा है बेसिकली, राइट। वो कहीं से इमेज कॉपी कर रहा है, नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, खुद के उसके अंदर रीजनिंग कैपेबिलिटीज है, वो आपकी चीजों को समझता है। जैसे इंसान को बोलोगे ऐसे करना है तो उठा के करेगा, देखेगा बैकग्राउंड क्या है, तो वैसे वो खुद से इमेज जनरेट कर देता है, राइट। अभी तुम बोलो चैट जीपीटी को कि कोई भी इमेज जनरेट करे, तो उसका देखा हुआ तुम्हें चीज लगेगा कि एआई बेस्ड ये इमेज है, देख के समझ में आ जाता है ना, क्योंकि उसका कलर कॉम्बिनेशन इतना जबरदस्त होता है कि कितना ह्यूमन उतना भी एज्यूम नहीं कर सकता, राइट। तो वो जनरेट करके दे रहा है, वो चीजों को समझ रहा है। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या आया कि वो चीजों को यूजर की तरह अंडरस्टैंड करके दे रहा है ना। तो उसके पीछे अब लॉजिक क्या हो सकता है कि बहुत सारे मल्टी एजेंट्स काम कर रहे होंगे, कि जो अलग अलग चीजें ला रहा होगा, एक बंदा असेंबल कर रहा होगा, एक वेरीफाई कर रहा होगा, फिर आपको ला के दे रहा होगा। इतनी सारी चीजें बैकग्राउंड में काम हो रही है। तो इससे पूरा सिस्टम हमारा क्या बन गया, जनरेटिव एआई। तो कैसे काम कर रहा है समझ में आया ना।
तो यही जो एजेंट्स हैं यही हमारे बैकबोन्स हैं। मतलब प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, कंपनी में काम हो रहा है, तो हर बंदे ही तो कर रहे हैं, तो बंदों की एक टीम पर्टिकुलर टास्क को डिलीवर कर रही है। तो वैसे यहाँ पे अब जेन एआई क्या होगा कि पर्टिकुलर एजेंट्स के ग्रुप ऑफ एजेंट्स, सबका अपना अपना काम है। किसी का काम है राइम्स लिखना। अब जैसे सिंपल सी बात है, आप अभी चैट जीपीटी को एक राइम्स बोलो, राइट, और बोलो कि ऐसे ही फॉर्मेट में हमें एक पोएम लिख के दे दो, तो लिख के दे देता है। अब वो कहीं सर्च थोड़ी ना करता है गूगल पे, वो जनरेट करता है उस कैपेबिलिटीज को। तो मतलब उसके पास कुछ तो दिमाग है ना ये सब चीजें करने का। हालांकि वो गलत भी हो सकता है, दैट्स फाइन, लेकिन वो कोशिश करके देता है। तो एआई पे हम 100% ट्रस्ट तो नहीं कर सकते, एक ह्यूमन तो बीच में चाहिए। लेकिन जैसे जैसे एआई ट्रेंड होता चला जाएगा, वो होगा क्या बेसिकली, और कैपेबिलिटीज उसकी बढ़ती चली जाएगी। तो डिपेंडेंसी बढ़ना ही है फ्यूचर में, क्योंकि एक्यूरेसी की बात है। क्योंकि एक ही चीज अगर हम सर्च करते हैं एक मॉडल पे, दूसरे पे, तीसरे पे, तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस होते हैं। समझ गए? तो हर एक एआई का मतलब जनरेटिव एआई टूल्स का अपनी अपनी कैपेबिलिटीज है, और उस कैपेबिलिटीज को हमें यूज करना आना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ गए? अब जब बात यह है, यहां तक आपको थ्योरेटिकली समझ में आया, तो अब हमें किसी भी एलएलएम मॉडल या किसी भी जनरेटिव एआई टूल या चैट जीपीटी जैसी चीज है, उससे अगर हमें बात करना है तो वो उसको हम डिटेल जितना देंगे, जितने डिटेल में उससे हम बात करेंगे, उतने डिटेल में वो चीजों को समझेगा और उतने अच्छे से आपको आंसर करेगा। और अगर आप अच्छे से इनपुट नहीं दोगे तो उसको जितना समझ में आएगा उतना आंसर करेगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पे बीच में पिक्चर में क्या आता है, इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं कि आप कंप्यूटर से बात कैसे करो, आप कंप्यूटर से बात कैसे करो, तो उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। कंसेप्ट क्या है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो आज अपने का जो सबसे पहला फोकस पॉइंट है, सबसे पहला टॉपिक जो हमें कवर करना है वो क्या है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। बोलो निखिल। निखिल सर मैं ऐसा बोल रहा था। हाँ हेलो। हाँ बोलो। सर आप जैसे कह रहे हैं ना कि ये जनरेट करता है ऑटोमेटिक, बट जैसे मैं को पायलट में कुछ सर्च करता हूँ तो ये वेरियस सोर्सेज से ले जाके मतलब हमको वहां से रिजल्ट देता है। मतलब वो एक्चुअल में कहीं किसी सोर्स से उठा रहा है, राइट डेटा। तो वो सोर्स, हाँ, तो वो जो सोर्स है वो उसका ट्रेनिंग डेटा है जिसपे वो ट्रेंड हुआ है, उसकी अपनी खुद की मेमोरी है। ओके, तो जितने भी जनरेट, जैसा आप कह रहे हैं खुद से जनरेट करता है, हाँ, तो ये खुद से कैसे जनरेट किया इसने? तो मतलब जैसे हम गूगल पे सर्च करके कोई भी डेटा लाते हैं, मतलब गूगल से आता है डेटा, तो ये उसी टाइप से मतलब नहीं, ये भी कहीं से सर्च करके अपने को दे रहा है? नहीं नहीं, सर्च तो जरूर करता है। अगर इसके डेटाबेस में नहीं मिला, इसके ट्रेनिंग में नहीं मिला, तो ये सर्च भी करेगा, दैट्स फाइन। लेकिन अल्टीमेटली वो डायरेक्ट सेम टू सेम चीजें नहीं देगा, वो तुम्हें अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा जैसे तुमने उसको पूछा है, फिर वो उसको रिफाइन करके देता है, ट्रांसफॉर्म करता है पूरे आउटपुट को। समझ गए? जैसे गूगल पे क्या होता है, समराइज करके एग्जैक्टली देता है आपको। क्योंकि अगर मान लो उसने किसी साइट से सर्च किया और वहां पे मिल गया, सपोज करो किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है लेट्स से 2 पेज का, लेकिन अगर आज आपको इन आउटपुट में क्या चाहिए कि नहीं हमें 100 वर्ड में दो, तो वो 2 पेजेस को समराइज करके 100 वर्ड्स में दे रहा है ना। अब वो वर्ड कहां से ला रहा है? समझ रहा है ना इंसानों जैसा। तभी तो कंसेप्ट देखो, जब वो कंसेप्ट आया कि खुद से ब्रेन यूज करने वाली बात हो गई, खुद से रीजनिंग कैपेबिलिटी डेवलप्ड है अगर किसी टूल के अंदर, तभी तो वो एआई हुआ। अदरवाइज एआई कहाँ है वो? अगर वही गूगल की चीजें सेम टू सेम सर्च करके देता तो सर्च इंजन, जो गूगल का सर्च इंजन है और चैट जीपीटी में डिफरेंस कहां हुआ? क्योंकि इसके पास रीजनिंग कैपेबिलिटीज है इंसानों जैसा सोचने की। इस वजह से ही तो इसको हम एआई बोल रहे हैं, नहीं तो एआई नहीं होता ना, ये तो नॉर्मल चैटबॉट होता फिर तो। क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर। ओके, तो किसी को भी ऐसा कुछ भी डाउट रहे तो पूछो, क्योंकि ये अच्छा है कि डिस्कशन पॉइंट, कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अब बात आती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द बैकबोन ऑफ एनी एलएलएम। अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छे से आती है तो आप कोई भी चीज को सर्च कर सकते हैं, राइट। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो मेन पिलर होते हैं, देखा जाए तो 4 से 5 मेन पिलर होते हैं। सबसे पहला होता है कि रोल डिफाइन करो। क्या होता है? रोल डिफाइन करो कि तुम किससे बात करने जा रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए
अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए कि कैसे चीजों को इन्वेस्ट करें, पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें, तुम जहां गोलगप्पे खाते हो उससे जाके पूछोगे इन्वेस्टमेंट का मैकेनिज्म? नहीं ना, सिंपल सी बातें नहीं पूछोगे। ठीक है, अगर तुम्हें बीमारी हो गई है, ठीक है, तो तुम डॉक्टर के पास जाओगे, ना कि बैंक मैनेजर के पास जाओगे, बोलोगे मुझे ये बीमारी है। सिंपल कंसेप्ट हुआ। तो दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या है कि तुम्हें किससे कांटेक्ट करना है, फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन। ऑल्दो यू आर गोइंग टू कांटेक्ट विद द चैट जीपीटी, लेकिन चैट जीपीटी के अंदर तुम्हें किससे कांटेक्ट करना है? तो इट मींस फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन द रोल। अपने जो भी तुम बनाओगे सर्च करने के लिए, उसमें क्या डिफाइन करना है? रोल। रोल जैसे अगर उसको ये तुम पूछोगे, अगर तुमने लेमैन लैंग्वेज में, जस्ट मैं एक एग्जांपल देता हूं, ऑल्दो क्योंकि ये इनफ स्मार्ट है तो ये चीजों को समझ जाता है, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे उसको मैंने बोला सिंपल सा, राइट 10 टेस्ट केसेस फॉर लॉगिन। सपोज करो मैंने ये बेसिक प्रॉम्प्टिंग किया ना, सर्च किया। अब तुमने, मैं भी, तुम लोग भी ऐसे सर्च करते हो बेसिक। अब ये क्या करेगा इस केस में, ये करेगा क्या, इस केस में टेस्ट केस समझा तो जो भी दिमाग लगेगा, अब ये यूनिट टेस्ट केस है कि इंटीग्रेशन टेस्ट केस है, रिग्रेशन है, इसको नहीं समझ में आया, लेकिन तुम्हारे पास्ट हिस्ट्री जो होगी उसके हिसाब से रिजल्ट देगा। अगर तुमने पास्ट में कुछ ऐसा सर्च कर रखा है तो वो समझ जाएगा तुम क्या चाह रहे हो। क्योंकि बेसिकली ये क्या है, हर जिससे तुम लॉग इन होते हो तो ये तुम्हारा पर्सनल एजेंट होता है, ये भी तुम्हारे लिए एक पर्सनल असिस्टेंट हो गया। तो तुमने अब तक जितनी चीजें इससे सर्च कर रखी होंगी ये इसके मेमोरी में रहेगा। फिर तुम नेक्स्ट जब सर्च कुछ भी करोगे तो समझ जाएगा कि भाई तुम कौन से एरिया के बंदे हो, तुम्हें किससे कांटेक्ट करना है। तो बाय डिफॉल्ट ये समझता है, राइट। बट एक्चुअल में अगर इसको तो थोड़ा चांसेस ऐसे भी हो सकता है कि कंफ्यूज भी हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये क्या है, जब इंसान कंफ्यूज हो सकता है तो मशीन तो कंफ्यूज होगा ही होगा, क्योंकि रीजनिंग कैपेबिलिटी सिमिलर टाइप से ही इसके अंदर भी डेवलप हुई है। लेकिन अगर रोल डिफाइन कर दो, यू आर द टेस्ट लीड, जैसे एक एग्जांपल दिया कि यू आर द टेस्ट मैनेजर, जनरेट द टेस्ट प्लान फॉर मी विद दिस इंफॉर्मेशन। अब वो अब एक्ट कैसे करेगा, टेस्ट मैनेजर जैसा। तो मतलब उसके अंदर अब जो है टेस्ट मैनेजर जैसा एजेंट बनाया गया होगा, जिसका काम है मैनेजमेंट टाइप्स की चीजों को प्रेडिक्ट करना ना। ऐसे ही एज ए ऑटोमेशन टेस्टर यू कैन गिव मी दिस थिंग्स। तो यहां पे क्या हुआ, रोल डिफाइन करने से स्पेसिफिक एजेंट बैकग्राउंड में ट्रिगर होगा, राइट। तो आपको वो एक्सपर्ट बंदा मिलेगा जो आंसर करेगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रोल्स। क्लैरिटी आई? तो इसलिए जब भी सर्च करो रोल डिफाइन करो, नहीं भी करोगे तब भी वो तुम्हारे पास डाटा से समझ जाता है कि किससे उसको कनेक्ट करना है। अदरवाइज ज्यादा कंफ्यूज होगा, मिलता जुलता नहीं मिलता जुलता, कुछ तो इंफॉर्मेशन आपको रिटर्न करके देता ही है, फिर आप उसको फिर से क्लैरिफाई करते हो, या उसको अगर डाउट रहेगा तो उसके अंदर भी रीजनिंग कैपेबिलिटीज है, कंफ्यूज हुआ तो फिर से तुमसे क्वेश्चन करेगा, वो खुद से तुमसे पूछता है डू यू वांट दिस, डू यू वांट दिस समथिंग, फिर वो एक्यूरेट तुमसे इंफॉर्मेशन लेता है, फिर वो कहीं ना कहीं जाके चीजों को बताता है। लेकिन अगर सटीक एक बार में आपने इंफॉर्मेशन दिया तो काम हो गया। अब सपोज करो कि अब हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जरूरत क्यों है। अब आप सोचोगे कि हमने तो यार चलो क्वेश्चन पूछ रहा है, हमने आंसर किया, फिर से वो हमारी चीज को तो समझ ही रहा है, अल्टीमेटली तो दे रहा है। लेकिन कल के डेट में अगर आप इस चैट जीपीटी को किसी अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करते हो, मान लो एग्जाम्पल के लिए, तब तो वहां बार बार क्वेश्चन आंसरिंग नहीं होगी ना। वहां तो आपको पास एक बार में डेटा फीड करना है और जो आउटपुट आएगा वही उठा के हमें आगे दिखाना पड़ेगा अगर इंटीग्रेशन करते हो तो इसका मतलब यह है कि एक ही बार में हमें इनपुट देना है पूरा प्रॉपर, जिससे कि हमें जो भी आउटपुट मिले हमें उसको डायरेक्ट यूज कर लेना है। तो मतलब हम प्रॉपर डिफाइन करेंगे ना अपना इनपुट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स कि क्या एग्जैक्टली हमें फीड करना है। तो इसलिए फिर पिक्चर में क्या आ गया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में पहली चीज समझ में आ गई क्या है, रोल। तो रोल मतलब एज ए डेजिग्नेशन, बेसिकली तुम हो कौन। बीइंग एज ए बैंक मैनेजर सजेस्ट गुड फंड्स, अब वो बैंकर्स में चला जाएगा, बैंकिंग के कंसेप्ट में समझाना शुरू कर देगा, समझ गए। नहीं तो होगा क्या कि अगर इसका माइंडसेट अभी टेस्ट केसेस जैसे टेस्ट केस जनरेट कर रहा है, तो अभी माइंडसेट इसका कैसा होगा कि टेस्टर जैसा, नॉलेज है टेस्टिंग का तभी इसने बताया। अब इससे तुरंत म्यूचुअल फंड के बारे में पूछने लगोगे तो टेस्टिंग से रिलेटेड वो म्यूचुअल फंड में घुसेगा, समझ गए। क्योंकि टेस्टर है, टेस्टर को म्यूचुअल फंड कितना पता है उसके हिसाब से वो करना शुरू करेगा, तो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आएगी। क्लैरिटी हो गई।
तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि रोल्स पहले डिफाइन करना है। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, बेसिक लैंग्वेज में नीड तुम्हारी क्या है। रोल हुआ डिफाइन कि चलो तुम बैंक मैनेजर के पास गए, लेकिन तुम्हारा काम क्या है वैसे, वो काम को यहां पे एग्जैक्टली हमें डिफाइन करना है कि जैसे यू आर द क्यूए लीड, तो वो रोल हो गया। नाउ यू हैव टू सजेस्ट मी द 10 टेस्ट केसेस, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर। तब ये क्या हुआ, नीड, ये हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट हो गई। इसको नीड, रिक्वायरमेंट, डिस्क्रिप्शन कुछ भी ऐसे बोल सकते हो, राइट। तो दिस इज द सेकंड पिलर। तो ये आपको ये चीज पूछोगे। फिर थर्ड में तुम इसको स्पेसिफाई कर सकते हो, राइट, कि जैसे 10 टेस्ट केसेस लिखना है, बट साथ में कंटेंट क्या क्या होना चाहिए ना। तो मतलब एडिशनल इन्फो का मतलब जो टेस्ट केस हमें जनरेट करके दो, तुम मुझे टेबल फॉर्मेट में दो, कि तुम मुझे किस फॉर्मेट में दोगे, एक्सेल में दोगे या पीपीटी में लिख दोगे, व्हाटएवर, तुम उसको ये भी तो बताना पड़ेगा। फिर चौथा, व्हाट नॉट टू डू। जैसे अब ये बहुत सारी चीजें दे सकता है, हो सकता है टेस्ट केसेस तुमने लिखा एक लॉगिन फंक्शनलिटी के लिए, हो सकता है वो सिक्योरिटी में घुस जाए, हो सकता है वो परफॉर्मेंस में घुस जाए, तो तुम्हें परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, उन सबको भी टेस्ट केसेस दे रहा है, तो आप यहां पे बोल सकते हो एक्सक्लूड परफॉर्मेंस सिक्योरिटी रिलेटेड टेस्ट केसेस, जस्ट फोकस ऑन द यूआई सिनेरियोस, नॉट एपीआई, नॉट परफॉर्मेंस, नॉट सिक्योरिटी। तब ये पूरा कंसाइज हो गया ना, एग्जैक्टली ह्यूमन बीइंग जैसा जो एप्लीकेशन है उसी के हिसाब से देगा। नहीं तो इसका दिमाग क्या, ये बैकएंड भी सोचेगा, सिक्योरिटी भी सोचेगा, परफॉर्मेंस भी सोचेगा, अननेसेसरी आपको बहुत सारी चीजें दे देगा, फिर आपको फिल्टर करना पड़ेगा उसमें से। तो सटीक इंफॉर्मेशन दोगे तो सटीक चीजें दे देगा, सीधे कॉपी पेस्ट करो, समझ गए। एंड लास्ट आप इसमें क्या कर सकते हो, ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है बेसिकली, कि जो आउटपुट आपको ट्रांसफॉर्म करके देगा उसमें कैसे, जैसे 100 वर्ड में चाहिए, लिमिटेड 10 टेस्ट केस चाहिए, कि 50 टेस्ट केसेस चाहिए, राइट। तो ये सब हमारे क्या हो गए, कितना एग्जैक्ट आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, किस समराइज कैसे करना है उस आउटपुट को, वो चीज इसको बता दो। तो ऐसे ये क्या करेगा, आपको पूरा का पूरा आउटपुट दे देगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट समझ गए। अब आपको क्या करना है, इस पर प्रैक्टिस करना है। अब मान लो आपको प्रैक्टिस करनी नहीं आ रही, आप सोच नहीं पा रहे हो ना, तब भी आप इसी से पूछो। अब मैं देखो एग्जांपल बताता हूं, किसी काम को करने से पहले मैं इसी को चैट जीपीटी को यूज करूंगा, इसी से पूछूंगा तू चीज को कैसे समझता है मुझे बता, फिर वो बताएगा, फिर वही चीज उसको मैं दे दूंगा इनपुट में, राइट। तो जैसे मैं यहां पे एक इसको प्रॉम्प्ट दे रहा हूं, लेट्स से यू आर चैट जीपीटी एक्सपर्ट, लेट्स से। और रोल डिफाइन किया, थोड़ा सा मुझे पता था, यू आर द चैट जीपीटी एक्सपर्ट, can you give me prompt to generate टेस्ट केसेस। अब जस्ट तुमने लिख दिया कि तुम मुझे प्रॉम्प्ट दे टेस्ट केसेस जनरेट करने के लिए, सिंपल सा इतना। या और भी तुम्हें अब थोड़ा बहुत आइडिया है, तुम इसको और भी डिटेल में बात कर सकते हो, बट तुमने इसको इतना ही बोला। अब इससे तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्रॉम्प्ट, तो अब इसने क्या किया, प्रॉम्प्ट में देखो कैसे समझाया, ध्यान से देखो, इसने प्रॉम्प्ट जनरेट करके दिया। अब प्रॉम्प्ट में इसने क्या बताया, यू आर एन एक्सपर्ट क्यूए इंजीनियर, जनरेट डिटेल्ड मैनुअल टेस्ट केसेस फॉर फीचर। मान लो स्पेसिफिक फीचर है जो, तो यहां पे तुम्हें ब्रैकेट के अंदर क्या मेंशन करना पड़ेगा, अपना फीचर। फिर क्या क्या कॉलम होने चाहिए, इंक्लूड द फॉलोइंग कॉलम्स इन द टेबल, टेस्ट केस आईडी, डिस्क्रिप्शन, प्री कंडीशन, जो जी ब्ला ब्ला ब्ला। अब यहाँ पे लास्ट में फिर इसने लिखा मेक श्योर टेस्ट केसेस आर क्लियर। अब वही बात हुई ना कि उसको बताना जरूरी है कि क्या, क्लियर, कंप्लीट एंड कवर एज केसेस एज वेल, एट लीस्ट 10 to 15 टेस्ट केसेस। अब तुम चाहो तो क्या करो, एग्जाम्पल, और साथ में क्या दे दिया, एग्जाम्पल्स, कि जैसे लॉगिन पेज, सर्च फंक्शनलिटी, पेमेंट मॉड्यूल, रेस्ट एपीआई, ऑथेंटिकेशन। तो तुम्हें इसको क्या करना होगा, बताना पड़ेगा। तो तुमने क्या किया, इसको सीधे सीधे कॉपी करो और डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट करो। अब यहाँ पे चेंजेस कर लो, फीचर नेम की जगह पे अपना तुम फीचर दोगे, तो फीचर में दे दो लेट्स से लॉगिन फीचर। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सिंपल।
फिर इंक्लूड द फॉर्मेट, ये सारा डिटेल मुझे चाहिए ही चाहिए, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट टाइप क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव बाउंड्री वैल्यूज, ये सारी वही रहने दो। लेट्स से मैंने इसको लिमिट फिक्स किया कि मुझे 10 टेस्ट केसेस चाहिए। फंक्शनैलिटी एग्जांपल लॉगिन पेज, बाकी चीजें नहीं चाहिए। तो कंसाइज हो गया ना। अब इसने हमें प्रॉम्प्ट दे दिया, उसी प्रॉम्प्ट को मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैनिपुलेट किया अपने हिसाब से, अब मैंने इसको इनपुट दे दिया। तो हमें प्रॉम्प्ट भी याद करने की जरूरत नहीं है, तो पहले उससे पर्टिकुलर टास्क का प्रॉम्प्टिंग कर लो, वो प्रॉम्प्ट हमें उठा के दे देगा, फिर उस प्रॉम्प्ट को डायरेक्ट मॉडिफाई करो और दे दो, तो हमें ज्यादा दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हर एक एलएलएम मॉडल का प्रॉम्प्टिंग का तरीका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है तो बैकबोन वही है, बैकबोन वही है, लेकिन तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो हम किसी भी एलएलएम से अगर इंटरेक्ट करते हैं तो पहले उसको बोलेंगे कि तू अपना प्रॉम्प्टिंग हमें समझा, तो उससे प्रॉम्प्ट लो, प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई करो, फिर इनपुट दे दो उसी प्रॉम्प्ट को। तो इससे आपको क्या हो गई, प्रॉम्प्ट की लर्निंग हो गई आसान। तो अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि अब हम चले बैठ के प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़े पहले। शॉर्टकट समझ में आया। और अगर इंटरव्यू में भी पूछा जाए तो इससे ये भी पूछ सकते हो, बीइंग एज ए ChatGPT expert, can you suggest best prompt template? तो पहले से टेम्पलेट ही मांग लो। अब जब टेम्पलेट मिल जाएगा तो ये तुम्हारे इंटरव्यू में काम आ जाएगा कि टेम्पलेट में क्या क्या चीजें हमें कवर करना चाहिए, क्या क्या नहीं कवर करना चाहिए। अब हम बार बार बात टेस्ट केस जनरेशन की ही कर रहे हैं, इसलिए उसने उसी का लिया। तो इसने एक कंडीशन दे दी। अब ये देखो, ध्यान से अगर देखो तो इसने डिटेल में चीजें हमें समझाई है कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखो, जनरेट डिटेल्ड मैनुअल टेस्ट केसेस ये था, ये सारी चीजें था। अब यहाँ पे इसने क्या किया, एक टेम्पलेट में ये सारी भी चीजें दी कि क्या क्या करना है उसको, मतलब एकदम से सटीक इंफॉर्मेशन। किसको बोला कि इंश्योर कवरेज इज पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारी चीजें कवर करे। यूज क्लियर रियलिस्टिक एंड टेस्टेबल लैंग्वेज, एड 10 to इतना टेस्ट केस, कंसीडर एज केसेस, ये चीजें, मतलब इसको पूरा फुली फोकस्ड बना दिया। क्या चाहिए, तो ये एक टेम्पलेट है, इसमें जो चाहिए वही रखो, जो नहीं चाहिए वो हटाना भी जरूरी है। क्लियर हुआ। फिर ऑप्शनल तुम ऐड कर सकते हो, इंक्लूड टेस्ट डेटा कॉलम विद सैंपल इनपुट। सैंपल इनपुट तो जैसे नेम फील्ड होगा तो वो जॉन करके पहले डाल देगा, ईमेल आईडी होगा तो जॉन कॉटर करके @gmail.com डाल देगा। तो एक एग्जांपल भी सेट कर देगा टेस्ट डेटा कैसे है। रैंडम भी पूछोगे तो रैंडम भी बना के देगा, कैसे रैंडम कर सकते हैं। इंक्लूड प्रायोरिटी सेवरिटी, तो ये अब तुम्हारा एक टेम्पलेट बन गया बेसिकली, किसके लिए, प्रॉम्प्टिंग का। तो अब कंपनीज में क्या होती है, अब कंपनीज के हिसाब से सोचना शुरू करो। तो कंपनीज क्या कर रही है आजकल कि जनरेटिव एआई का सब्सक्रिप्शन लिया। अब तुम डायरेक्ट अगर चैट जीपीटी को अपनी कंपनी में यूज करोगे तो तुम कहीं ना कहीं यूजर स्टोरी अपनी कॉपी पेस्ट करोगे, तुम्हारी कंपनी की इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी के सर्वर पे जा रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम। तो कंपनीज क्या कर रही हैं, उनको एआई तो यूज करना है, उन्होंने बीच में क्या किया, एक अपना सर्वर बनाया, जिससे कि जब भी तुम कुछ इनपुट दोगे तो वो उनके यूआई पे जाएगा, ना कि डायरेक्ट कहां जाएगा, चैट जीपीटी पे। तो हो क्या रहा है, आप ऐसे समझो, लेट्स से कि ये तुम्हारा पीसी है पर्टिकुलर कंपनी का, ये पीसी हो गया तुम्हारे पर्टिकुलर कंपनी का, और इन्होंने बीच में एक सर्वर बना दिया जिससे तुम इंटरेक्ट करोगे, और ये हो गया आपका चैट जीपीटी मेन। तो तुम डायरेक्ट चैट जीपीटी को एक्सेस नहीं कर रहे हो कंपनी में, जबकि अभी हम यहाँ पे चैट जीपीटी को डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं, बट कंपनी में तुम्हें डायरेक्ट चैट जीपीटी एक्सेस करने को नहीं मिलेगा, जहां सिक्योरिटी के रीजन है, जैसे स्पेशली बैंकिंग बेस्ड एप्लीकेशन जहां पे चीजें हैं सिक्योर, राइट। तो वहां पे डायरेक्ट तुम्हें एक्सेस करने को नहीं मिलेगा, आपको बीच में एक सर्वर मिलेगा। सर्वर का मतलब होगा आपको कैसे कनेक्ट करेंगे, तुम्हें जो है अपना इनपुट इसको भेजना है, ये अपना चैट जीपीटी को भेजेगा, फिर चैट जीपीटी अपना आउटपुट इसको देगा, फिर ये इसको ट्रांसलेट करेगा और फिर आपको देगा। तो बीच में कहीं ना कहीं एक मॉडल बन गया। सर्वर मतलब नथिंग बट आपको एक यूआई इंटरफेस खुद का मिल जाएगा। तो एक सर्वर का मतलब क्या हुआ कि यहीं पे एक ऐप बना दिया तुम्हारी कंपनी ने, एक क्या किया, ऐप बनाया है, और ऐप का नाम कुछ और रख दिया। जैसे ये चैट जीपीटी है तो कंपनी ने अपना नाम दे दिया कुछ, तो नाइस जीपीटी ना, तो ऐसे कुछ नाम दे सकते हैं। तो कंपनी ने अपना नाम दिया और बैक एंड में
सिर्फ चैट जीपीटी ही नहीं, हो सकता है क्लॉड, लामा, किसी जो भी सस्ता बेच रहा होगा एपीआई या कुछ की फ्री एपीआई है, तो सबको अपने आप में इंटीग्रेट कर रखा है, राइट। अब जब तुम इसको इनपुट दोगे, राइट, तो इनपुट, अब तुम इस यहाँ पे काम कर रहे हो, अब तुम नए बंदे हो, तुम्हें पता नहीं, तुम अभी गलती कर दो, तो जब भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तुम कॉपी पेस्ट करोगे यहीं पे फिल्टर कर देगा, होगा तो जाने नहीं देगा यहां तक। और जब यहां से भी इंफॉर्मेशन आएगी कि कुछ ऐसा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसको भी नहीं देने देगा तुमको, तो बीच में फिल्टर लगा दिया। एनोमली डिटेक्शंस बोलते हैं इसको एआई के टर्म में, एनोमली डिटेक्शंस, राइट। तो वो उसके थ्रू ये क्या करेगा, फिल्टर करके देगा। अब दूसरी चीज क्या है, तो यहाँ पे अब तुम्हारे टीम में, मतलब तुम्हारी कंपनी में वो क्या बोला जाएगा, क्यूए टीम को बोला गया कि भाई तू एआई सीख, डेवलपर को बोला गया एआई सीख। अब एआई सीख के तुम्हें क्या करना होगा, एक एजेंट बनाना पड़ेगा। क्या करना होगा, एजेंट बनाना पड़ेगा। तो तुम इसी एप्लीकेशन में जाओगे, एक एजेंट क्रिएट करोगे, और एजेंट के अंदर क्या करोगे, प्रॉम्प्टिंग सेट करोगे। क्या करोगे, प्रॉम्प्टिंग सेट करोगे कि अगर क्यूए का काम तुम्हें करना, टेस्ट केस जनरेट करना है, तो एक एजेंट बनाया, और एजेंट के अंदर हमने ये प्रॉम्प्टिंग सेट कर दिया फिक्स। यहां से हमने प्रॉम्प्ट कॉपी किया कि तुम्हें टेस्ट केस लिखना है, तो यहां पे आपका ये टेम्पलेट एक उठाया यहां से मैंने, और एजेंट को फीड कर दिया कि, और एजेंट के पास ऑप्शन दे दिया एफएक्यू कि तुम्हें टेस्ट केस लेना है, एफएक्यू मतलब एक बटन टाइप का है, एफएक्यू उस पर क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, इस प्रॉम्प्ट को सेंड करेगा और इसी फॉर्मेट में रिस्पांस हमें उठा के दे दिया करेगा। तो बीच में तुम्हें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, और यही एजेंट तुम्हारे एप्लीकेशन के साथ, जीरा के साथ इंटीग्रेट हो गया। मान लो अब इंटीग्रेशन है ना, तो इंटीग्रेशन का मतलब बीच में एपीआई। अब इन्होंने जीरा से इंटीग्रेट किया, तो जीरा में एक बटन दे दिया, जनरेट टेस्ट केस। तो जैसे क्लिक किया जनरेट टेस्ट केस यूजर स्टोरी के पास में, तो यहां से डेटा उठाएगा, एजेंट जाएगा, एजेंट अपना ये प्रॉम्प्टिंग सेट करेगा, चैट जीपीटी को भेजेगा, वहां से आया रिस्पॉन्स पूरा टेस्ट केसेस। अब फिर ये क्या करेगा, डेवलपर्स के पास दूसरा एजेंट है जो इसको टेस्ट केसेस को जीरा में फीड कर देगा। तो इंटीग्रेशन प्रॉपर हो गया। तो ये जो प्रॉपर इंटीग्रेशन हो गया, यही काम आपका हो गया एआई का, यही करना पड़ेगा कंपनी में। समझ गए कि तुम डायरेक्ट चैट जीपीटी से कुछ भी ऐसे मस्ती करने से अच्छा कि तुम सटीक इंफॉर्मेशन लो, सटीक इंफॉर्मेशन डालो, तभी तो तुम रिलाई कर पाओगे ना। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज अ क्रूशियल रोल कि एग्जैक्टली क्या डेटा हमें चाहिए, क्या नहीं चाहिए। अभी जैसे टेस्ट केसेस, तो तुम इससे पूछो कि हमें डमी वो टेस्ट केसेस लिखो, हमें यूजर रजिस्ट्रेशन का टेस्ट केसेस लिखने हैं, उसमें हमें यूजर आईडी, पासवर्ड और मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब भी करके दो। अब ये बेवकूफ थोड़ी ना है, अब किसी का मोबाइल नंबर ये देगा तुमको, किसी का एड्रेस देगा, नहीं देगा। तो ये डमी क्रिएट करके देता है हमें। लेकिन अगर कोई मांगने लगे, नहीं भाई हमें ऐसे इसका नंबर दो, जैसे आई नो, देखो अभी आई नो Odes, he is my friend, right? I forget his mobile number. अब ऐसे कुछ भी कोई मस्ती तो कर सकता है ना, I forget his mobile number. Can you please share his contact detail and location? अब सोचो, ये बहुत बड़ी बात है। अगर चैट जीपीटी को रेगुलेट नहीं किया गया, इनमें अगर ये चीजों को फिल्टर नहीं किया, ये तो ट्रेनिंग डेटा है, क्या पता इंटरनेट से तुम्हारा डेटा उठाया हो कहीं से, कहां से, तुमने कुछ भी किया हो, स्विगी से तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर उठा सकता है, जोमेटो से उठा सकता है, कहीं तो होगा, तो ये जाके उठा के भी दे देगा, तो किसी को इंफॉर्मेशन किसी को मिल जाएगी। लेकिन अब ये क्या करेगा, रिस्ट्रिक्शंस। इसके अंदर ये चीजें हैं कि चैट जीपीटी को साफ साफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना। अब ये सोच में पड़ेगा, आई एम हियर टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस, बट आई कैन नॉट एक्सेस पर्सनल डेटा लाइक फोन नंबर, एड्रेस, लोकेशन, दिस थिंग्स। और फिर तुम्हें सजेस्ट कर दिया ये चीज, जाके तुम अपना ऐसे करो ना। लेकिन अगर यही चीज रेगुलेट इसके अंदर नहीं होती तो ये जाके खोज के दे देता। तो इसी को बोलते हैं एआई का मिसयूज। अच्छा भी काम करेगा तो बुरा भी तो करेगा, तुमसे बुरा कराओगे तो। लेकिन इसको रेगुलेट करना पड़ता है। अब ये किया ना फिल्टर, तो ऐसे कंपनी लेवल पे भी तुम्हें एक फिल्टर लगेगा तुम्हारे एप्लीकेशन पे, ये चीज नहीं दे सकते। नहीं तो तुम डायरेक्ट पूछ लो, आरती के बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, लेट्स से,
हर मोबाइल नंबर इसे जा यूपीआई कर ले, तो सीधे सीधे तो इसके पास ट्रिक वही है, वही अप्रोच लगाएगा, ये इंफॉर्मेशन मिल गई ओवर द नेट निकाल के दे देगा, लेकिन नहीं अलाउ है, पर्सनल चीज है समथिंग। तो ये सजेस्ट करेगा, जैसे अभी तुम मेडिकल के बारे में पूछोगे, आई एम नॉट अ डॉक्टर बट इट कुड बी द थिंग्स लाइक दिस, सजेस्ट कर सकता है लेकिन वो गारंटी नहीं लेगा। क्लियर हुआ? तो ऐसे ही हम कंपनी में क्या करेंगे, क्यूए से रिलेटेड चीज है, जो प्रोसेस से रिलेटेड टेस्ट प्लान बनाना है, क्या बनाना है, तो अगर आप थोड़ा बहुत डेटा फीड करोगे तो बेस्ड ऑन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मतलब प्रॉम्प्टिंग में आपका डेटा सेट क्या है, क्या चीजें आपने एग्जैक्टली मांगा हुआ है बेसिकली उससे, तो ये चीजें प्रॉम्प्ट अगर सही सेट कर दिया आपने तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, डोंट वरी अबाउट कि हम बहुत लेंदी उसको दे रहे हैं, इसकी टेंशन नहीं लेना है, उसको जितना भी लेंदी देना है तुम दे दो उसको, बट समझा दो क्या करना है क्या नहीं करना है, दैट्स इट। तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन वो आपको उठा के देगा, अदरवाइज चीजें मिक्स मैच हो सकती है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्यूरेसी। जितना डिटेल्ड प्रॉम्प्ट आप दोगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी आपको मिलेगी, नहीं तो चीजें मिक्स होगी, फिर आपको एक्यूरेट अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो आपको एडिशनल एफर्ट डालना पड़ सकता है कि उसने 100 टेस्ट केसेस दिया तो उसमें से लेट्स से रिलेवेंट आपको लगता है 10 ही है, 90 तो गया, तब 100 तो पढ़ना पड़ा, तो फिर एआई का फायदा क्या हुआ, उतनी देर में तुम अपना लिख लेते। तो हमें क्या करना है, एआई काम तो कर रहा है अच्छा, लेकिन उसको इंटेलिजेंट बना के सही से यूज करना है। अब गाड़ी अपनी है, हमें चलानी है, हमारे लिए तो वो भी मशीन है, तो इसका मतलब थोड़ी ना किसी को भी ठोकते रहे, अपनी गाड़ी खराब नहीं करना, अपने हिसाब से चलाना है ना। तो वही एक माइंडसेट यहाँ पे आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके, कि तुम एआई को तो यूज कर रहे हो लेकिन किस वे में यूज कर रहे हो, जितने अच्छे से सटीक उसकी प्रॉम्प्टिंग करोगे उतनी सटीक इंफॉर्मेशन मिलेगी। समझ गए? अब रोल चेंज करते हैं, तो ये तो जैसे ऐसे मैंने बताया, अब आप अपने हिसाब से सोचो डे टू डे लाइफ में कि आपको क्या करना है। जैसे अब तुम्हें एक मेल भेजना है, ऐसे एग्जांपल सोचो जो डेली करते हो, तो आपको जो डेली जो भी टास्क आपके ऑफिस का है उसको दिमाग में सोचना है और उसके लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करना है ना। तो अगर एग्जांपल के लिए सबसे पहला काम है कि मैं एज ए टेस्टर हूं, तो हमारा टेस्टिंग में काम करने से पहले क्या होगा, सबसे पहले हमें टेस्ट प्लान जनरेट करना होगा, राइट। तो इसको बोलना है कि भाई पहले तो टेस्ट प्लान, स्टेप बाय स्टेप टेस्ट प्लान जनरेट कर दे, फिर देखते हैं कि टेस्ट प्लान जनरेट कैसे करता है, टेस्ट स्ट्रेटजी डेवलप कर, टेस्ट स्ट्रेटजी बताएगा कैसे डेवलप करना है, फिर टेस्ट प्लान टेस्ट स्ट्रेटजी के बाद टेस्ट केसेस। समझ गए? तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो सीक्वेंस में अगर उससे सारी चीजें करवाओगे तो 1 बाय 1 वो सारे काम आपके करना स्टार्ट करेगा। और जब भी तुमको ये चीज लगे, और डोंट फॉरगेट टू डू वन मोर थिंग, कि जब भी तुम्हें लगे कि जो तुमने इंफॉर्मेशन सर्च किया वो सटीक था, अच्छा था, तो यू हैव टू लाइक इट। इससे क्या होता है, एआई मॉडल्स को, जैसे तुम्हें सिंपल सी बात है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैनेजर ने बोल दिया वेल डन यार, तुम दूसरे दिन साला 4 घंटे और बैठोगे। सिंपल रीजन है, एप्रिसिएशन इज, इंसान यही है। और अगर बोलते हैं यार 8 घंटे काम किया लेकिन अभी तुमसे टेस्ट केस नहीं बना, तो तुम्हारा कहेगा साले कल छुट्टी ले लेता हूँ, जा, बीमारी आया ना नेगेटिविटी। और एआई भी ऐसे ट्रेंड होता है, तो एआई के अंदर जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, डीएनएन मॉडल्स काम करता है, एप्रिसिएशन इसी पे काम करता है। तो अगर तुमने अप्रिशिएट किया तो ये चीजों को अपनी मेमोरी में रख लेगा ऐसे, और जब भी तुम इस टाइप की चीजें करोगे तुम तुरंत उठा के वही देगा बिना मैनिपुलेट किए हुए, क्योंकि उसको पता है कि ये यूजर ने इसको लाइक किया है, तुम पसंद करते हो ऐसी चीजें, तो तुम्हें वैसी चीजें वो देना शुरू करेगा। जैसे तुम्हारा होता क्या है, रील्स देखते हो तो उसको बोलते हैं सोशल मीडिया रिकमेंडेशन, उसके अंदर भी एआई काम करता है, राइट। तो तुमने जिस टाइप की रील्स देख रहे हो तो वो 2 तरीके से ऑब्जर्व करता है। एक तो किस टाइप के रील्स पे कितना टाइम देते हो, राइट। जैसे एक रील्स आया तो रील्स को आपने रुक के पूरा देखा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि मजा आया है तभी तुमने पूरा देखा, नहीं तो अब तक तुमने स्वैप कर दिया होता। और दूसरी चीज, और अगर कहीं तुमने दोबारा देख लिया तो पहले तो था कि 60% कॉन्फिडेंट तुम्हें अच्छा लगा, और ज्यादा अच्छा लग जाने पर बंदा वही 2 बार देख लेता है, सियोरिटी क्या हो गई 90%। और फिर गलती से तुमने लाइक कर दिया, कंफर्म अब अगली सारी रील्स ऐसे ही आएगी तुम्हारे पास। तो उसने क्या किया, उस डेटा को कलेक्ट करता है और फिर रिकमेंडेशन सीधे चालू कर देता है कि सही। तो जैसे स्पॉटिफाई हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, तुमने जैसी मूवी तुम्हें पसंद है 1-2 बार ऐसी मूवीज देख लो, तुम्हें वैसी मूवी वो सजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा, तो फालतू तुम्हारा टाइम नहीं जाएगा। तुम्हें वैसी चीजें जब इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टिंग लगती है, तो वैसी चीजें जब तुम्हारे पास आएगी तो अपने आप टाइम देना चालू कर दोगे। तो तुम्हें वो क्या कर लेगा,
मैनिपुलेट, जैसे दोस्त हमारे करते हैं, दोस्त भी तो यही तुम्हारे करते हैं ना, अपने दोस्तों के साथ रहो, जो तुम्हें पसंद है, जैसे जो खतरनाक दोस्त होते हैं वो क्या, जो तुम्हें पसंद है वैसे ही एक्ट करेंगे। तुझे चल नवरात्र खत्म हो गया, तुझे बिरयानी बहुत पसंद है, चल खिलाते हैं। समझ गए ना मैनिपुलेट करने का तरीका। तो सेम वही है। तो एआई में, एआई को जो डेवलप किया गया, सोल्यूशन डिजाइन किया गया, वो बेस्ड ऑन ह्यूमन कंसेप्ट, क्योंकि तभी वो ह्यूमन जैसा सोचेगा और ह्यूमन जैसा करेगा। तो इनपुट चाहिए, हर इंसान को भी इनपुट चाहिए और इसको भी इनपुट चाहिए। तो इसलिए थंब आइकन नहीं पसंद आया तो ये भी कर सकते हो, गलत है तो ये अपना दिमाग और लगाएगा। दूसरी चीज, तुम इससे ये पूछ सकते हो कि तूने ये टेस्ट केस बनाया कैसे, दिमाग कैसे लगाया। समझ गए? अब मान लो इसने टेस्ट केस दिया तो तुम्हारे दिमाग में भी आ जाएगा ये तूने कहां से सीखा इसको। अब मान लो तुमने बनाया टेस्ट केस, कहां से तुमने सर्च किया, तुम्हारे दिमाग में भी, इंसान के दिमाग में ये आएगा कि तूने लिया कहां से। टेम्पलेट पहले से पढ़ा था, अपने आप से लिखा, किसी से चीटिंग किया, किसी से बना बनाया, तो तुम्हारे एक दूसरे कलीग के दिमाग में आएगा ना। तो यहां से हम इसको बोल सकते हैं कि तू बता अपने बारे में कि तुमने इसको लाया कहां से, कैसे बनाया। तो इसको हम बोल सकते हैं, लेट्स से अभी मिक्स कर लेगा, तो पहले मैं इसका इंस्ट्रक्शन कॉपी कर लेता हूं वापस से। लेट्स से तब तक आप लोग क्या करो, एक एक यूज केस सब लोग सोचो कि इसको कहाँ में यूज करना है, कोई भी चीज जो आपको करनी पड़ रही हो। क्रिएट कर सकते हैं जो खुद ही मतलब एप्लीकेशन को है ना, हाँ मैनुअल टेस्टिंग, खुद ही मैनुअल टेस्टिंग मतलब रोबस्ट टेस्टिंग है। तो वही तो एआई, करना नहीं, वही तो एआई है। बट ये तो ऑटोमेशन के थ्रू होता है ना, मतलब वो तो ऑटोमेशन, हर चीज पॉसिबल है। जैसे मैंने अपना एजेंट क्रिएट किया, लेट्स सपोज मैंने मेरा एजेंट क्रिएट कर दिया, ठीक है, उसको मैंने मेरी एंड टू एंड फंक्शनैलिटी बता दी कि यहाँ से मेरा स्टार्ट हो रहा है, ये एंड हो रहा है, राइट। तो ये खुद कैसे काम करेगा कि हाँ मतलब मैं एश्योर हो जाऊँ इसके ऊपर 100% टेस्टिंग हो चुकी है, वो भी मैनुअल करेगा, पता है मैनुअल, ऐसा एजेंट कर सकते हैं। यही तो एजेंटिक क्या ही है, यही तो आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसको उतना इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। अगर तुमने पूरी उस मॉडल को बनाया, बना के उसको ट्रेनिंग दे दी कि ये तेरे टेस्ट केसेस है, ये यूआई है, ये डेटा यहाँ से यूज करना है, पूरी टेस्टिंग कर डालेगा वो खुद से। नहीं, और मैं चाहता हूँ ये तो मैं खुद दे रहा हूँ। हाँ कंपनी का डेटा कैसे, नहीं वही देखो, जब तुम एजेंट बनाओगे, अपना मॉडल बनाओगे, तो मॉडल को, एआई मॉडल को ट्रेंड करना पड़ता है, उसके पास थोड़ी ना दिमाग है अपना, उसको तुम्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जैसा ट्रेनिंग दोगे वैसा काम, जितनी अच्छी ट्रेनिंग उतना अच्छा काम। तो मैं भी बता, जैसे मैं मेरे तरफ से उसको नॉलेज ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जब मैंने इतना नॉलेज ट्रांसफर दे दिया, मतलब किटी दे दिया उसको रिलेटेड टू माय प्रोजेक्ट, रिलेटेड टू माय मतलब जो मैं जिस एप्लीकेशन में काम कर रहा हूँ, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम चैटजीपीटी इज कि वो बियॉन्ड जाके उस पे काम करेगा। हाँ, आदेश ये मिस हो गया था तुझसे, ये तूने करना है, सब पॉसिबल है, ये सब होता है। आजकल जो एआई टूल्स बने हुए हैं वो कैसे बने हैं, यही सब रीजनिंग कैपेबिलिटीज को लेके बने हैं। अभी जैसे मैं क्या सोच रहा हूँ करने के लिए कि, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर वो मैं करूँ बन तो जाएगा, लेट से अगर 80% भी एक्यूरेसी हो गई तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई, मैं सबके साथ धोखा करूँगा। जैसे मेरे दिमाग में क्या है कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, एक कि सिर्फ मैं गिट लैब का पाथ लूंगा, जैसे सोर्स कोड डेवलपर ने गिट लैब पे रखा है, तो मैंने गिट लैब का सिर्फ पाथ लिया, मेरा एजेंट खुद गिट लैब के कोड को एनालाइज करेगा, डेवलपर ने कितने पेजेस बनाए, क्या लॉजिक लिखा है कोड, क्योंकि कोड में ही पूरा लॉजिक है, तो वो कोड को समझेगा, उसके यूनिट टेस्ट केसेस को समझेगा, क्योंकि आज के डेट में क्या है, डेवलपर्स यूनिट टेस्ट केस नहीं लिखे हैं, तो डेवलपर के कोड को देख के वो यूनिट टेस्ट केसेस जनरेट करेगा, उसके भी एआई एजेंट्स ऑटोमेटिक है बने हुए मार्केट में। अब सारे यूनिट टेस्ट केसेस को वो समराइज करके अपना एंड टू एंड फ्लो बनाएगा, फिर साथ में वो सोचेगा कि इसके पीछे कौन से एपीआई कॉल हुई है, एपीआई का भी एक्सेस दे दो उसको, क्या डेटा पास करना, डेटाबेस का भी एक्सेस दे दो। तो मतलब तुमने 3 एजेंट बनाया, एपीआई कनेक्ट करने का, डेटाबेस को रीड करने का। लेट्स से फिर से कनेक्ट करते हैं, बहुत खतरनाक है ये बता रहा हूँ मैं तुमको, टेंशन मत लो। ये तो दिमाग में नहीं आया, जैसे आपने बोला कि डेवलपर को मेरे ख्याल से ज्यादा ये होती है नॉलेज व्हेन ही डेवलप्स द प्रोजेक्ट, राइट, कंपेयर टू क्यूए। हम लोग तो पूछ के काम करते हैं,
हम लोग डेवलपर का डेटा यूज करके पूरे एंड टू एंड और अच्छे से सभी फंक्शनैलिटी जान सकते हैं। वही मैं बता रहा हूँ, एक करते रहो थोड़ा सा। अब सब लोग बोलेंगे डिस्कनेक्ट हो गया, तो प्लीज ज्वाइन अगेन। लास्ट 5 मिनट्स का इसमें आपने टाइमिंग सेट किया क्या 1 घंटे के टाइमिंग सेट? अलग कहानी है उसकी। मैं कर देता हूँ। और इसके बाद में मोबाइल की जो होता नहीं, मतलब हर महीने में 4 कितने दिन का ये मतलब मीटिंग वो हो जाएगा कर देता। अब टीम्स में तुम्हारे पास वो भी आएगा, को पायलट इंटीग्रेटेड रहेगा, जो समराइज करके देगा तुम्हारी मीटिंग्स को, ट्रांसक्रिप्ट। हाँ इंटीग्रेटेड है, वही तो बता रहा हूँ। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि जैसे तुम्हारा यूज केस है, तो मेरा यूज केस ये है कि मैं खुद से गिटलैब से कोड को स्कैन करूँ, स्कैन करके उसके लॉजिक, एपीआई, डेटाबेस पूरा चेक कर लो, और उसमें ऑलरेडी सपोज करो कि 4-5 ट्रांजैक्शन परफॉर्म्ड है। लेट्स से ई कॉमर्स की वेबसाइट है, उसमें प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स के फ्लोज हैं, सब डिफाइंड रूल्स है बेसिकली। उस रूल्स को रीड करके मैंने खुद टेस्ट केसेस जनरेट किया। तो अगर तुम्हें टेस्ट केसेस भी जनरेट करना है तो जनरेट करके जीरा उरा में डालो, फिर से वही एग्जीक्यूट करो। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे जीरा में भी नहीं डालना, मैं चाहता हूं कि मुझे जीरा उरा कुछ नहीं करना। मैं मैनुअल टेस्ट केस भी क्यों लिखूं? जब मैं इंसान हूं, मैं श्योर हूं कि मैं पूरी टेस्टिंग कर लूंगा एंड टू एंड, तो मुझे कुछ करने की जरूरत है नहीं। सिर्फ मुझे एक टेस्ट एविडेंस जनरेट करना होगा कि क्या मैंने एक्टिविटी परफॉर्म किया, राइट? तो ये सारे टास्क वो कर लेगा, खुद से टेस्ट केसेस जनरेट करेगा और खुद से यूआई से पूरी की पूरी टेस्टिंग परफॉर्म कर ले जाएगा। और डेटा क्या चाहिए, वो डेटा भी तुम्हारे डेटाबेस से रीड करेगा, और ये पूरा एंड टू एंड टेस्टिंग करके स्क्रीनशॉट के साथ आपको एक रिपोर्ट बना के दे देगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सिर्फ एक गिट का हब का यूआरएल देने से तो पूरी टेस्टिंग खत्म। यहाँ पे ना मैनुअल ना ऑटोमेशन, समझ गया? लेकिन प्रॉब्लम अब इसकी क्या होगी, समझ रहे हो? कितनी लोग की नौकरियां जाएगी? तुम्हें लगता है कोई करने देगा ऐसे? क्यों? डेवलपर से भी परमिशन लेंगे, तुम लोग करोगे क्या फिर? क्यूए वाले करेंगे क्या? और दूसरी जगह दिमाग अब सुनो, अब देखो बात यही हुई कि 10 टीम के मेंबर थे, एक बंदे ने सोल्यूशन बनाया, 2 बंदे ने उसको यूज किया, तो चलो 3 लोग तो सेट हो गए। हर एक टीम में 10 लोग में से 5 लोग ऐसे हो तो सिर्फ बैठ के कैसे खा रहे हैं वो, कि जैसे भी जिंदगी चल रही है चलने तो, बस पढ़ने को मत बोलो, दिमाग लगाने को मत बोलो, दिमाग है नहीं हमारे पास। समझ गए उनका क्या होगा? तो ऐसा नहीं बोल सकते कि उनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, क्रिएटिविटी सबके अंदर होती है, सबके अंदर है, लेकिन एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज इंपॉर्टेंट। तुम उस मोड में सोच सकते हो कि नहीं। अब तुम मॉडल को ये डिजाइन करना मतलब इतना आसान भी तो नहीं है ना। तुम्हें जब इसकी टेस्टिंग करना स्टार्ट करोगे तो कितनी एक्यूरेसी मॉडल की आ रही है, कितने टेस्ट केसेस वो जनरेट कर रहा है, तो धीरे धीरे तुम उसको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा ये, और तुम्हारा एप्लीकेशन में भी चीजें, फंक्शनलिटी ऐड होती जाएगी, तो उसको भी तुम्हें उसको ट्रेन करना पड़ेगा। देयर आर द मल्टीपल वेज ऑफ टू ट्रांसफॉर्म दिस पर्टिकुलर एजेंट इन डिफरेंट वे, राइट? तो तुम समझ सकते हो कि उसको कैसे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है इन करंट एरा। तो आज के डेट में जितने भी ऐसे सॉल्यूशंस बन रहे हैं, जैसे अभी सॉल्यूशंस कितने सारे जनरेट हो गए, मॉडल्स बने बनाए आ गए कि तुम्हें शेयर मार्केट में खुद से वो रिकमेंड करेगा कि कौन से शेयर पे तुम्हें पैसा लगाना है। अब बताओ, यहां तक की भी चीजें आ गई, वो खुद जाके टॉप 5-10 की लिस्ट उठा रहा है, उसकी हिस्ट्री चेक कर रहा है, उसकी पास हिस्ट्री चेक कर रहा है, कंपनी पे कितना डेट है कि नहीं है, राइट? क्या कंपनी परफॉर्म कर सकती है, इसके ऊपर कभी केस हुआ है कि नहीं हुआ है, हर एक इंफॉर्मेशन वो सेबी से निकालेगा और सारी एनालाइज करके फिर आपको सजेस्ट करेगा। नहीं तो आपके पास इतना दिमाग कहां से लगा पाओगे, लेकिन कर रहा है ना। अब ये सारी फीचर्स डायरेक्ट एप्लीकेशन में डाल दिया गया इंटीग्रेट करके मॉडल को, और तुम उसको ऐसे भी डायरेक्ट बोल सकते हो कि भैया, ओ सॉरी स्क्रीन शेयर नहीं किया था, और तुमको डायरेक्ट उसको ऐसे भी बोल सकते हो कि क्या करना है तुमको, वो जाके ट्रेड भी कर देगा। तो ये सारी चीजें आज के डेट में सब पॉसिबल, इम्पॉसिबल वाली नहीं है, ये सब पॉसिबल एरिया है। समझ गए ना? ये हर चीज हम बना सकते हैं। तो ये इसकी स्टार्टिंग करके मैं आपको दूंगा एक डमी मॉडल बना के। नाउ यू हैव
इट्स अप टू यू, उसको कैसे तुम ट्रेनिंग देके कैसे क्या क्या करवा सकते हो, ठीक है। बट बी कॉशियस, सबको लेके चलो, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। जहां पे ज्यादा प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन पहले निकालो, जहां पे कम प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन बाद में देखो, ठीक है। तो हम इतना सारा डिस्कशन किए, कुछ करने जा रहे थे ना, क्या इसने कैसे लिखा है, खुद से कैसे इसको इंटेलिजेंस आया, ये पूछने वाला था ना। हाँ, तो इसको हमें पूछना है रीजनिंग। इसको वर्ड क्या यूज होता है, रीजनिंग। अब जैसे मैंने मान लो इसको सर्च किया था, तो ये बहुत सारी कहानी दिया हमें, और मैं इसको न्यू पे क्लिक किया। तो हमेशा जब भी कुछ नया करना हो तो यहाँ से न्यू कर लो, तो इसकी जो होता है ये फ्रेश चैट स्टार्ट हो जाता है। तो पुराने को मिक्स ज्यादा नहीं करेगा फिर भी, लेकिन तुम किस टाइप के बंदे हो, तुमने सर्चिंग कैसे किया है वो पता है, समझ गए ना। तो जस्ट मैंने इसको ये दिया प्रॉम्प्ट में, इतनी सारी चीजें ये कहां से उठा लिया। ओके, तो रुको, मैंने इससे सिंपल सा बोलता हूँ। प्रॉम्प्टिंग समझ गए ना, तो प्रॉम्प्टिंग के थ्रू ही हमें काम करना है। बट यहाँ पे मैं कुछ भी रैंडम दे रहा हूँ, राइट, क्योंकि टाइम अपना मुझे बचाना है, नहीं तो कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहता। लेट्स से अब इसको पता चल गया कि मैं क्या चाहता हूँ। राइट 5 टेस्ट केसेस फॉर पेमेंट गेटवे। जनरेट कर दिया। कैन यू टेल मी हाउ you have generated these test cases? Explain step by step कैसे किया है, and show me accuracy। हर एक AI मॉडल की एक एक्यूरेसी होती है, कितने % एक्यूरेसी है इसकी, राइट। तो लेट्स सी। So let me break down the step by step. You can see how these payment gateway test cases were generated and how I ensure accuracy and coverage, right? क्योंकि मैटर करता है। तो यहाँ पे आया आइडेंटिफाई द फीचर, तुम्हारा ये पहले इनपुट लिया, ठीक है। इनपुट लेने के बाद एक्यूरेसी चेक, आई कंफर्म दीज आर द स्टैंडर्ड फंक्शन मोस्ट ऑफ द पेमेंट गेटवे। तो ये जो चीजें हैं इसने यहाँ से लिया, मतलब ये सब फीडेड है। For each test cases, the objective must be clear, like PG01, test successful payment, validate core functionality, then ये देख रहे हो, क्रॉस रेफरेंस कॉमन रियल वर्ल्ड सिनेरियो एनएच। तो ये क्रॉस रेफरेंस्ड इंफॉर्मेशंस फाइंड आउट किया है। प्री कंडीशन इंश्योर दिस, और ये सारी चीजें हो गई। अब एक मिनट, वैलिडेट एंड कवरेज एंड एक्यूरेसी। तो कोर फ्लो, डिड वी टेस्ट सक्सेसफुल पेमेंट, अब ये सारी चीजें को पूछ रहा है, राइट, कैसे कैसे चीजें किया है। अब हमें इससे ये पूछना है, इफ यू वांट आई कैन क्रिएट विजुअल डायग्राम शोइंग ऑल पॉसिबल फ्लोज एंड मार्क दिस 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 दिस। ये तो अभी भी ये टर्मिनोलॉजी क्या उठाया कि तुम्हारे टेस्ट केस की एक्यूरेसी के बारे में बात कर रहा है, ना कि अपने बारे में बात कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमें एक वर्ड इसको देना पड़ेगा, रीजनिंग। आई एम नॉट टॉकिंग about test case generation, but I am more interested to know your reasoning capability, like what model or AI algorithms and ML logics you have used to generate these test cases। देख रहे हो, इसे समझाना पड़ेगा उसको, भाई मुझे ये चाहिए। तो हालांकि कुछ मॉडल इसको एक्सपोज नहीं करते, क्योंकि कौन कैसे एफिशिएंटली काम कर रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। नहीं तो होगा क्या, एक दिमाग सोचो, मैं एक एजेंट बनाया, मैं अपना एक चैट जीपीटी मुझे बनाना है फॉर एग्जांपल के लिए,
तो बहुत आसान काम हुआ, मैंने इसको जस्ट इसका मॉडल रेडी कर दिया। मॉडल रेडी करने के बाद इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको डेटा चाहिए। अब मैं अपने एजेंट को बोला कि तू जाके चैट जीपीटी कर, सिंपल सा चैट जीपीटी कर, और चैट जीपीटी से सारी इंफॉर्मेशन देख के लर्न कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल कि तुझे क्यूए चाहिए तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की कोई एक बुक मैंने उठा लिया, सपोज करो जावा, तो जावा की सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कहाँ पे, कंप्लीट रेफरेंस बुक में, उसके मैंने इंडेक्स उठाया 4 पेज का 10 पेज का, इसको फीड किया अपने में और बोला कि ये तू लाइन बाय लाइन हर एक चीज चैट जीपीटी पे डाल, उससे रिस्पॉन्स ले और अपने मॉडल में फीड कर। तो ये क्या करेगा, एक मॉडल दूसरे मॉडल से ट्रेंड हो जाएगा, फिर ये क्लाउड पे जाके करेगा, जेमिनी पे जाके करेगा, तो हर चीज का वो डेटा स्टोर कर लेगा अपने पास। तो मतलब इसको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी ना। तो यही चीज आज के डेट में इंडस्ट्री में हो रहा है। ओपन एआई ने सबसे ज्यादा पैसा खर्च करके स्टार्टिंग से पिछले 5 साल से एआई मॉडल को ट्रेंड कर रहा है बिफोर लॉन्चिंग, और अब सब लोग फटाफट कैसे बना दे रहे हैं। क्या सब भी 5 साल पहले से, कुछ लोग अपने एजेंट्स पहले से प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे के इंफॉर्मेशन को अपने अंदर फीड कर रहे हैं। शॉर्टकट हो गया ना। तो अगर आपको अपना एजेंट बनाना है, आपको भी अपने एजेंट को ट्रेंड करना है, तो रिस्पेक्टिव आप 3-4 एलएलएम मॉडल से कनेक्ट करो, शुरू में उनको पैसे दो, उनसे सर्च करके सारे कंटेक्स्ट को उठाओ, रिस्पॉन्स को उठाओ, अपने पास तुम फीड कर लो, तो कल के डेट में तुम भी वैसे आंसर करने लगोगे ना। तो 2 एजेंट को आपस में ही बात करवा दो, एक्यूरेसी पता चल जाएगी। तो ये सब चीजें होती है। लेट मी सर्च। तो देखो अब ये बता रहा है आई एम चैट जीपीटी 5 मिनी, मॉडल का नाम है। ये क्या है इसके मॉडल का नाम, ए लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब इसने देखो बता रहा है, तो चैट जीपीटी हमारे क्या है, पहले बताए थे ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। तो ये चैट जीपीटी मिनी 5 एलएलएम है। आई एम ट्रेंड, अब देखो बता रहा, आई एम ट्रेंड ऑन मैसिव डेटा सेट ऑफ टेक्स्ट, कोड, डॉक्यूमेंटेशन, ट्यूटोरियल एंड क्यूए आर्टिफैक्ट्स। ये उस पे इसको पहले से ट्रेंड किया गया है। आई डू नॉट रन ट्रेडिशनल एमएल, ये ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग के कंसेप्ट पे नहीं चल रहा है, ऑन योर इनपुट एट रन टाइम। इंस्टेड आई जनरेट रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन लर्न पैटर्न, ये पैटर्न को लर्न करके उसके बिहाफ पे रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। रीजनिंग मैकेनिज्म क्या है, व्हेन यू आस्क फॉर द पेमेंट गेटवे टेस्ट केस आई फॉलोड फॉलोइंग रीजनिंग पाइपलाइन। अब इसके अंदर देखो कैसे ये ट्रिगर होके कहाँ जा रहा है, वो खुद बता रहा है। आई पार्स योर रिक्वेस्ट, पहले तुम्हारे रिक्वेस्ट को उसने पार्स किया, जैसे मैंने बोला टोकनाइज करना नहीं। तो ये दिस 5 टेस्ट केसेस फॉर पेमेंट गेटवे, किसने कहा कि सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया कि एंटिटी इसमें क्या है, पेमेंट गेटवे, एक्शन क्या है, टेस्ट केस जनरेशन, कॉन्स्टेंट क्या है, क्लियर टेबल फॉर्मेट व्हाटएवर। तो ये तुम्हारे डेटा को अपनी लैंग्वेज में पार्स किया पहले, समझा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि रोल डिफाइन करना, ये करना, क्योंकि इसको पार्स करना आसान हो जाएगा, समझ गया। तो दिस इज द रीजन। देन अब यहाँ पे आया नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। तो जो एनएलपी मैं बता रहा था स्टार्टिंग में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उसके अंदर एनएलपी के अंदर का कंसेप्ट है एनएलयू, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। मतलब एनएलपी के अंदर कई सारे क्या है, मॉड्यूल्स हैं, जो कोई अंडरस्टैंड करता है, कोई ट्रांसफॉर्म करता है, ऐसे। तो कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ, एनएलयू, यूज पैटर्न रिकॉग्निशन फॉर ट्रेनिंग। तो तुम्हारे पैटर्न को समझने के लिए एनएलयू यूज किया उसने। देन नॉलेज रिट्राइवल, तो नॉलेज आई इंटरनली रिकॉल पैटर्न फॉर्म, स्टैंडर्ड क्यूए प्रोसेस, मैनुअल टेस्ट केसेस, स्ट्रक्चर टाइप, दिस पेमेंट गेटवे फंक्शनलिटी, कॉमन फ्लो, सक्सेस फेलियर, जो इसके डेटा में था। दिस इज नॉट द, अब यहाँ पे बोल रहा, दिस इज नॉट अ डेटाबेस लुकअप, इट पैटर्न सिंथेसिस लर्न फ्रॉम द बिलियंस ऑफ एग्जांपल्स। तो मतलब अब वही चीज जो अभी रिकिल ने पूछा था कि ये जाके सर्च करेगा, डायरेक्ट उठा के दे देगा, ऐसा नहीं किया ना इसने। तो ये क्या करना है, पैटर्न को समझ के खुद से लर्न किया बिलियंस ऑफ एग्जांपल्स में, जाके पूरा समझ रहा है, तब जाके तुम्हें दे रहा है ये। देन थर्ड स्टेप क्या किया, यहां तक वो किया, रीजनिंग एंड पैटर्न सिंथेसिस। तो यहाँ पे रीजनिंग लॉजिक आई अप्लाइड, आइडेंटिफाई एंटिटी एंड एक्शन, कार्ड डिटेल, पेमेंट प्रोसेसिंग, कैंसिलेशन, एरर मैसेज, क्लासिफाई सिनेरियो, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस map each test scenario to understand test cases, multiple test case ID, blah blah blah. This synthetic reasoning not covered, not conventional step by step coding. अब मैंने आपको बताया था ना कि पहले चैट जीपीटी नॉर्मल टेक्स्ट जैसा बिहेव कर रहा था, सिंथेटिक एआई जब आया तो थोड़ा रीजनिंग कैपेबिलिटी उसके अंदर आ गई ना।
तो वही सेम कंसेप्ट ये बता रहा है कि कैसे ये चीजों को अडॉप्ट कर रहा है। फिर इंश्योरिंग एक्यूरेसी, आई अप्लाइड इंटरनल ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक करके एक फंक्शन होता है एआई के अंदर, उसकी एक्यूरेसी डिफाइन करने के लिए, राइट, कि कितना क्लैरिटी है इसके अंदर। तो इसके पीछे होता है ह्यूरिस्टिक फंक्शन, जैसे टेक्निकल टर्म जो अगर एआई के अंदर हम जाएंगे बाद में पता चलेगा, प्रिसीजन और रिकॉल्स, दो टर्मिनोलॉजी होती है, प्रिसीजन और रिकॉल्स, और उसके अंदर फर्दर कंसेप्ट होता है फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, राइट। तो उसके बिहाफ पे ये कैलकुलेट करता है कि तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी है। अभी मैं उसको भी चैट जीपीटी करके दिखा देता हूँ कैसे वो काम करता है। फिर इसके पीछे एल्गोरिथम क्या क्या यूज हुआ, तो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। तो जो कोर जीपीटी 5 मिनी है, इसका आर्किटेक्चर क्या है, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है। तो ट्रांसफॉर्मर एक अपने आप में एआई का कंसेप्ट कि चीजों को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, हर जगह है, हर एक एरिया में है ट्रांसफॉर्मर। तो उस आर्किटेक्चर को इसने यूज किया। और ट्रांसफॉर्मेशन जो मैकेनिज्म होती है उसमें भी अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे सेल्फ अटेस्टेशन लेयर। तो ये एआई के अंदर सब्जेक्ट है, जैसे कंप्यूटर विजन वगैरह पढ़ोगे या रीइंफोर्समेंट लर्निंग, तो इसके अंदर ये सब चीजें आएंगी। तो सेल्फ अटेंशन लेयर एनालाइज रिलेशनशिप बिटवीन ऑल पार्ट्स ऑफ इनपुट, enable me to understand the sequence, then retrained on supervised पर RLHF, reinforcement learning। हाँ क्या, हाँ तो बता रहा है ना कि सुपरवाइज पर प्लस RLHF कंसेप्ट एल्गोरिथम को इसने यूज किया मशीन लर्निंग के इसके पीछे। फिर सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग लर्न फ्रॉम लेबल डेटा। अब सुपरवाइज जो मशीन लर्निंग की टेक्निक्स होती है वो लेबल डेटा पे काम करता है। लेबल डेटा का मतलब डेटा फिक्स है, राइट। लेबल डेटा का मतलब फिक्स डेटा। जैसे सपोज करो कि अगर हमारे पास कैट है और डॉग्स है, उसकी सारी इमेजेस है, और हमने इंफॉर्मेशन फीड कर दिया सिस्टम में, और फिर मैं कोई तीसरा इमेज ला के दूं तो सिर्फ प्रिडिक्ट किस में करेगा, या तो कैट या तो डॉग, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बताएगा हमें। तो इसको लेबल्ड हो गया कि भाई तू दो ही इंफॉर्मेशन देगा, या तो ये समथिंग लाइक दैट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरवाइज लर्निंग। आगे हम एमएल पढ़ेंगे तो बताऊंगा इसको, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट, राइट, कैसे काम करता है। तो ये सुपरवाइज क्योंकि हमारा डेटा क्लियर्ड है, क्यूए स्पेसिफिक है, क्या चीज चाहिए प्रॉपर क्लियर है इसको, इसलिए ये लेबल्ड इंफॉर्मेशन हो गया। रीइंफोर्स लर्निंग भी इसने यूज किया फॉर ह्यूमन फीडबैक ना। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में इसने यूज किया फॉर ह्यूमन फीडबैक, लर्न टू प्रायोरिटाइज क्लैरिटी, करेक्टनेस एंड यूजफुलनेस। देन प्रोबेबिलिस्टिक टोकन जनरेशन। अब ये टोकन को जनरेट किया फॉर ईच वर्ड इन द आउटपुट आई प्रिडिक्ट मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वर्ड। तो मतलब ये जब एक वर्ड टाइप करता है तो ये पहले प्रिडिक्ट करता है कि इसके बाद वाला कौन सा सबसे सुटेबल वर्ड होना चाहिए। तो इसके पीछे प्रेडिक्शंस है, वो भी एक एमएल मतलब मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम ही काम कर रहा है। तो उससे वो सेंटेंस को जनरेट कर दिया क्लियरली। दिस अलाउ मी रीजन अबाउट टेस्ट केस लॉजिक, फॉर्मेट एंड कंप्लीटनेस डायनेमिकली। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, की पॉइंट अबाउट माई रीजनिंग, आई डोंट थिंक लाइक ह्यूमन बट आई सिमुलेट रीजनिंग बाय पैटर्न सिंथेसिस। ह्यूमन जैसा सोच नहीं सकता बट वो पैटर्न को समझता है ना। कि जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, इंसान भी क्या करता है, पैटर्न को समझता है कि तुम्हें बताया नहीं गया, कुछ चीजें तुम देखी देखा करते हो। जैसे फर्स्ट टाइम तुम, एक छोटा सा बच्चा है, मतलब फर्स्ट टाइम, या ऐसे सोच लो, एग्जांपल शायद मेरा अच्छा नहीं है बट मान के चलो कि तुम्हें ट्रैफिक रूल नहीं पता। अब तुम जा रहे हो, रेड लाइट हो, सब रुक गए, अब तुम्हें नहीं पता था ना, रेड सिग्नल हुआ, सब रुक गए, अब तुम्हें नहीं पता सब क्यों रुक गए, तुम भी रुक जाओगे ना, क्योंकि तुम पैटर्न को समझो, कोई नहीं उधर जा रहा है तो क्यों जाओगे तुम भी, तो तुम भी पहले सोचोगे है क्या। जैसे अभी सिंपल सा एग्जांपल, सब लोग देखते हो, आराम से ऐसे भीड़ में रहो, सब लोग एक दूसरे को देखते हो, तब तक एक तुम अचानक से ऊपर से ऐसे ध्यान से देखते रहो, सब लोग देखने लगेंगे ऊपर कि क्या है, भले कुछ नहीं हो, राइट। तो दिस इज द पैटर्न फॉलो करते हैं लोग, एक लोग जो करते हैं तो दूसरा। जैसे अभी मैंने इधर बाहर देखना, सब लोग देखना शुरू कर देंगे कोई है क्या, दिस इज कॉल्ड द पैटर्न्स, राइट। तो ऐसे ही चीजों को समझना पड़ता है, राइट। तो वही चीज है इधर। तो की पॉइंट आई थिंक दिस, द क्लैरिटी फॉर द प्रॉम्प्ट दिस। तो मोर ओवर ये सारी जो चीजें किया है, यही अब कंसेप्ट को हमें इन डेप्थ में जाके लर्न करना होता है। ये एआई हो गया ना, ये कैसे समझा, कैसे चीजों को किया। तो इसको अगर पूरे आर्किटेक्चर को ब्रेक डाउन कर दो अलग अलग चीजों में,
तो कौन कौन से मॉडल काम किए, अब जितने मॉडल का नाम बताया, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, सुपरवाइज, बट कौन सा एल्गोरिथम यूज किया, कैसे डेटा गया, कैसे फीड किया, कहां से रिस्पॉन्स दे रहा है, राइट। तो वो सारी चीजें इंटरनल कॉल हो रही है, लेकिन उसको भी पूछोगे इन डेप्थ तब भी ये बताएगा, बट कितना एक्सपोज किया होगा वो डिपेंड करता है। समझ में आया। तो ये इससे हमें पता चलता है कि इसने, अब चैट जीपीटी से कुछ भी पूछो तो उससे पहले पूछो तूने इंफॉर्मेशन कहां से लाया। सिंपल सी बात है, तूने कहीं सही जगह से लाया है कि फालतू जगह से लाया है जिस ट्रस्टेबल है। क्योंकि गूगल पे क्या होता था, तो गूगल पे अगर कोई चीज तुम सर्च करते हो, राइट, तो तुम आप साइट पे ट्रस्ट करते हो कि कौन सी वेबसाइट ट्रस्टेड है। ऐसे नहीं कोई भी वेबसाइट पे जाके खोल दिया, लिख दिया। क्योंकि अगर मैंने लिख दिया, अपनी वेबसाइट बनाई और उसमें लिख दिया नेक्स्ट ईयर कम सेलेनियम खत्म हो जाएगा मार्केट से, अब कोई भी सेलेनियम कीवर्ड सर्च कर रहा है, मान लो मेरी साइट टॉप पे आ रही है, स्पॉन्सर मैंने कर रखा है, तो पहला लाइन पे क्लिक करेगा, सबसे पहले यही ब्लैंक करेगा, सेलेनियम इज नो मोर, लर्न प्लेराइट। अब मैंने ऐसे मार्केट में एडवर्टीजमेंट कर दिया, तो लोगों को दिमाग में अब क्या आएगा, अरे प्लेराइट वो सेलेनियम जा रहा है, प्लेराइट सीखो ना। एक फॉल्स मैसेज गया ना मार्केट में, लेकिन क्या वो रिलाई कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन की? नहीं। तो 90% लोग गूगल पे जो इंफॉर्मेशन है मान लेते हैं सही है, लेकिन वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि नहीं, किस साइट पे ट्रस्ट करना है। तो क्या सेलेनियम की साइट पे ऑफिशियल कहीं आया मेल, तब आपको क्या करना चाहिए, सेलेनियम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और वहां जाके देखो कि ये सच में इंफॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं है, तो मतलब ये फेक था। तो अब चैट जीपीटी क्या करेगा इस केस में, उसने इंफॉर्मेशन, उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, अगर वो आके ऐसी चीजें बोलता है तो उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, वो डेटा कहां से लिया। अगर उसने किसी साइट से लिया तो साइट का नाम बता दो, तो वो बताता भी है कि ये ब्लॉग जो है डेटा टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया, ये यहां से लिया, वैसा बताता भी है। और उसको डिटेल में पूछोगे तो सब कुछ बताएगा, तब आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ब्लाइंडली कुछ भी नहीं, हर चीज का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो यहां तक समझ में आया। तो अब आपको क्या करना है, किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ भी सर्च करने से पहले सबसे पहले क्या सेट करना है, उसकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, राइट। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कुछ फ्रेमवर्क्स भी होते हैं और कुछ लोग अपना अपना अलग अलग फ्रेमवर्क्स भी बना रखे हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क्स का मतलब एग्जैक्टली फॉर्मेट, फ्रेमवर्क का मतलब क्या हो गया, एक फॉर्मेट कि क्या, कैसे, क्या डिफाइन करना होता है। तो वही एक टेम्पलेट जैसे हो गया। तो टेम्पलेट इज सिर्फ एक कंसेप्ट का होगा, लेकिन फ्रेमवर्क होगा तो मल्टीपल चीजों को हैंडल करेगा ना। तो अब इसको मैं पूछते हैं, कैन यू एक्सप्लेन एनी पॉपुलर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क। अब सबसे ज्यादा जो फेमस है देखो क्या है, पीस। अब ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंटरव्यू में पूछे जाने वाले एक क्वेश्चन है कि अगर आप जब बोलोगे कि आपने एआई का कोर्स किया, एआई की नॉलेज है, तो आप थोड़ी नहीं बोलोगे हम चैट जीपीटी करते थे आ जाता था। मतलब आपका इंटरनल कंसेप्ट क्या है। अगर आप जब चैट जीपीटी यूज करते हो तो दूसरा क्वेश्चन यही अराइज होता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में आपको पता है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर आपको पता है तो आप पहले तो जैसे मैंने बेसिक आपको बताया था यहाँ पे कंसेप्ट कि क्या क्या चीजें हम डिफाइन करते थे, बट फिर इसके जब इन डेप्थ जाओगे तो इसके पीछे भी फ्रेमवर्क्स काम कर रहे हैं। तो जैसे अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, पीस फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे फिर इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, क्योंकि हम लोग को एमटेक में ऐसे ही पढ़ाया गया था, ये सब टॉपिक था कि ये फ्रेमवर्क क्या होता है, क्योंकि हमें थियरी भी तो पढ़नी होती थी तो हमें लिखना भी होता था एग्जाम में। तो ऐसे डिटेल्स में ये चीजें होती थी कि हाँ क्या है, कौन से फ्रेमवर्क अच्छा है, क्यों है, कैसे ये कंसेप्ट काम करता है। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या आया, पीस फ्रेमवर्क। तो पी का मतलब पर्पज, राइट। तुम्हारा पर्पज क्या है, क्यों कोई चीज सर्च करना चाहते हो। ई का मतलब एग्जाम्पल, साथ में उसको एग्जाम्पल देके समझाओ। थर्ड एक्शन, क्या करवाना है उससे। और चौथा स्पेसिफिकेशन। तो ये चार प्रिंसिपल पे काम किया। अब ये चारों का मतलब समझ लो कि पी का मतलब हो गया पर्पस, डिफाइन व्हाई आर यू आस्किंग द मॉडल,
कि भाई तुम क्यों पूछ रहे हो ये चीज। हेल्प द मॉडल टू अंडरस्टैंड इंटेंट बिहाइंड ऑफ द प्रॉम्प्ट, उसको ये बताओ कि एग्जैक्टली उसका तो तुम्हारा इंटेंट क्या है। एग्जांपल, आई वांट टू जनरेट डिटेल्ड मैनुअल टेस्ट केसेस फॉर लॉगिन, तो ये एग्जांपल हो गया, तो उसको पर्पस समझ में आएगा तभी तो। दूसरा एग्जांपल दे दिया, आई वांट टू समराइज द रिसर्च पेपर इन सिंपल टर्म। फिर अब ये क्या होगा, रीजनिंग इसके पीछे, विदाउट ए क्लियर पर्पस द मॉडल में प्रोड्यूस वेग और अनरिलेटेड आउटपुट, तो साफ साफ बता रहा है कि इसका जरूरत भी हमें क्यों है। दूसरा ई, प्रोवाइड सैंपल आउटपुट ऑफ कंटेक्स्ट एग्जांपल सो द मॉडल व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स यू एक्सपेक्ट। जैसे एग्जांपल, इनपुट जनरेट टेस्ट केसेस फॉर एंटरिंग वैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड, so output example is test case id this, description verify this expected result this, something like that. Then example क्यों जरूरी है, example anchor the model and reduce the ambiguity, ambiguity reduce करेगा, वो तुम्हें उसी स्ट्रक्चर में जनरेट करके देगा। थर्ड एक्शन, specify exactly what the model should do, तो often verb based instruction, तो जैसे मैंने बोला ना वो ग्रामेटिकली भी चीजों को करेक्ट करता है, समझता है चीजों को। अभी तुमने लिख दिया आई एम बॉर्न, अब लॉजिकली तुम्हारे ग्रामर के हिसाब से सोचना उसको पड़ेगा कि हाँ कहीं पे भी हम ऑक्सिलरी वर्ब के साथ भी वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज द कंसेप्ट, तो वो ग्रामेटिकली भी चीजों को करेक्ट करने की कोशिश करता है, राइट। तो यहाँ पे वही चीज ये बता रहा है कि राइट, जनरेट, समराइज और एक्सप्लेन। अब इसने क्या किया, ये सबका मतलब एक ही समझा, सबका मतलब। अब अगर तुम चाहे उसको राइट बोलो, चाहे जनरेट बोलो, चाहे समराइज बोलो, चाहे एक्सप्लेन बोलो, वो मीनिंग को क्या समझेगा, एक ही समझेगा। कि इनमें से तुमने कोई भी वर्ड तुम राइट लिख के भेजो तब भी यही देगा, जनरेट लिख के भेजो तब, क्योंकि वो क्या करता है, सिमिलरिटी, वर्ड्स में क्या दिखता है, सिमिलरिटी। जैसे कुछ वर्ड्स एक प्लेस पे डिफरेंट काम करेंगे, दूसरे प्लेस पे अगर उनको सेंटेंस में डालो तो डिफरेंटली वर्क करेंगे। कभी देखा है ऐसा कोई वर्ड, ये हमें पढ़ा गया था एग्जांपल के साथ, मैं भूल गया। तो ऐसा सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस को एज ए वर्ब भी कहीं पे भी काम कर सकता है, एज ए एडवर्ब भी काम कर सकता है, एज ए नाउन या प्रोनाउन भी काम कर सकता है। समझ गया। तो उसके ऊपर ये काम करता है, ग्रामेटिकली बेसिकली समझने की कोशिश करता है कि इसको एक कंसेप्ट होता था बैग ऑफ वर्ड शायद, बट देखते हैं आगे। तो राइट एंड जनरेट, इनका सबका मतलब एक होता है। तो जनरेट 5 डिटेल्ड मैनुअल टेस्ट केसेस फॉर पेमेंट गेटवे इन टेबल फॉर्मेट। इसकी जरूरत क्यों है, टेल द मॉडल दैट एक्शन टू परफॉर्म रेदर देन लिविंग इट टू गेस, सिर्फ गेस नहीं करना बल्कि इसको एक्शन परफॉर्म करना है। एंड लास्ट वन इज स्पेसिफिकेशन, प्रोवाइड कंस्ट्रक्ट फॉर्मेटिंग, यूज कॉलम लाइक दिस समथिंग, तो इंश्योर आउटपुट इज स्ट्रक्चर्ड एंड यूजेबल। तो ये इसने आपको पूरा का पूरा दिमाग से बता दिया कि पर्पस का एग्जाम्पल क्या है, और पर्पस, एग्जाम्पल, एक्शन और स्पेसिफिकेशन का बेसिकली कैसे ट्रीट करता है ये पीच फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये पार्ट किसका है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर फ्रेमवर्क हो गया वो क्या हो गया, पीच फ्रेमवर्क, और इसके फुल फॉर्मेशंस भी याद रखो। तो एक तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का गोल क्या था जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, और एक्चुअल फ्रेमवर्क यूज करना, इसका भी मतलब अल्टीमेटली यही है कि हमें यही चीजें बेसिकली डिफाइन करना है। तो जितना ज्यादा आप प्रॉपर इनपुट दोगे उसको समझा के, उतना एक्यूरेसी आपको आउटपुट में मिलेगी। समझ गए। तो अब क्या करना है, हमें प्रॉम्प्ट जनरेट करना सीखना है। तो जैसे एक तो प्रॉम्प्ट्स आपको पहले से पता होना चाहिए, अब नहीं पता है तो सीधे पर्टिकुलर टास्क का प्रॉम्प्ट आप खुद जनरेट कराओ उससे, और फिर उसको मॉडिफाई करो, खुद से यूज कर लो, तो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो गई। तो मतलब यहाँ पे भी हमने क्या यूज किया, एक शॉर्टकट, कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ना पढ़ के हम उसको क्या बोल रहे हैं, हमारे भी यहाँ पे वो खुद ही प्रॉम्प्ट बनाए। समझ गए ना। और उसी से हम प्रॉम्प्ट को लेंगे और उसी प्रॉम्प्ट को हम यूज करेंगे, सिंपलेस्ट वे। तो मतलब एआई में भी हम एआई डाल रहे हैं कि उसको भी हम खुद से नहीं सीखना, वो भी हम उसी से पूछ के उसी से काम करवा लेंगे। दैट इज ए स्मार्टनेस, क्योंकि ये इंसान है ना, तो उससे भी तो ऊपर सुपर इंटेलिजेंट है ये। ठीक है, तो अब एक अपने पास टाइम कितना है, हाँ ठीक है। तो अब क्या करना है, सब अपने अपने दिमाग में एक एक यूज केस सोचो। अब ये सब लोग टेस्ट केस ही मत सोचना, ठीक है ना।
अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक एक यूज केस सोचो और यूज केस से रिलेटेड क्या करो, आपको एक प्रॉम्प्ट जनरेट करना है और उस प्रॉम्प्ट को सर्च करके देखो कि इंफॉर्मेशन कितनी एक्यूरेट है। तो यूज केस सोचो अपना अपना। तो चलो वर्बली लेके चलते हैं एक एक लोग को, क्योंकि ये जरूरी है समझना कि इसको कैसे हमें यूज करना है और कितना एक्यूरेसी है ये जानना। तो दिव्या, सब लोग अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से सोचो क्या हमें करना है। तो दिव्या, तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया आया? प्रिया, रिकिल, am I audible? Yes, sir. हाँ, तो कुछ सोच रहे हो कि नहीं तुम लोग? आइडिया है। हाँ, तो एक काम करो, ऐसे नहीं, क्योंकि अपने को एज ए वर्कशॉप काम करना है ना प्रैक्टिकली, तो सब लोग के दिमाग में कुछ भी ऐसे आता है कि तुम क्या सर्च करना चाहते हो स्पेशली, राइट? तो आप क्या करो, चैट पे डालो कि एग्जैक्टली ये चीज हमें सर्च करना है, तो इसकी प्रॉम्प्टिंग क्या होनी चाहिए। सर मैं बताऊं? तो सब लोग सुनो 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 सुनो, सब लोग क्या करो, पहले चैट पे डाल दो, शॉर्ट हैंड में चैट ओपन करो और वहां पे लिख के दो, क्योंकि फिर हम डिस्कस करते हैं कि एक दूसरे का सिमिलर कैसे होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करनी है अपने को। जल्दी। और जो एआई डेवलपर बनना चाहता है वो अभी एक पॉइंट मेरे एंड से नोट करके रख लो, ये सब काम आएगा। आइडेंटिफाई हु हैज कंप्लीटेड द मैंडेटरी अफर्मेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, की उसकी आधी ड्यूटी निकाल के दे दो। ओके, तो और जिसको एआई का कंप्लीट डेवलपमेंट करना है तो हम लोग एक यूटिलिटी बनाएंगे आगे चल के, सेलेनियम टू साइप्रेस माइग्रेशन, कि वो पूरे के पूरे सेलेनियम के कोड को ले और हमें साइप्रेस में माइग्रेट करके दे दे, हमें माइग्रेशन करने की जरूरत ना पड़े। एआई का सबसे बेस्ट यूज केस हो सकता है, तो हम ये चीज भी बना सकते हैं, राइट? तो कैसे करना है वो स्टेप बाय स्टेप हम डिफाइन बाद में करेंगे, बट दिस कैन बी द वन प्रोजेक्ट हमारे लिए हो सकता है। और कंपनी में डाल दो, ले भाई पूरा का पूरा माइग्रेशन डन घंटों में, फिर आगे से अब साइप्रेस पे काम चालू। तो दिव्या ने बोला यूजिंग साइप्रेस आइडेंटिफाई हु हैज कंप्लीटेड द मैंडेटरी अफर्मेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब मैडम तुमने ये इंफॉर्मेशन इससे पूछा है जो कि चैट जीपीटी को कहाँ से पता होगा कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में किसने किया है? हाँ, मतलब जैसे सर पर्टिकुलरली मैंने जिस पे काम किया था, तो मैं उसका एग्जांपल लेके बताती हूँ कि जो प्रोजेक्ट था उसमें यूआई के ऊपर हमारे पास डेटाबेस में डेटा था कि जो जब भी कोई प्रोजेक्ट को उसको ज्वाइन करता है तो उसको मैंडेटरी अफर्मेशंस जो हमारे कोर्सेज थे उस तरीके के रहते वो कंप्लीट करने। तो हमारे पास यूआई में डेटा आता था कि इतने लोगों ने कर लिया है, इतने लोगों ने नहीं किया है, वो इस लेवल पे हैं, तो उन्होंने उनके अकॉर्डिंगली जो थे उनके अफर्मेशंस वो उन्होंने कंप्लीट किए हैं। और फिर हमारे पास एक सेकंड पेज ऑफ यूआई था, उसमें था कि इस पर्टिकुलर अफर्मेशन को इतने लोगों ने कंप्लीट किया है, इसको इतने लोगों ने कंप्लीट किया है और कितनों ने नहीं किया, तो वो ग्रीन और रेड में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता था। राइट, अब ये सोल्यूशन देखो कैसे होगा। तो ये तुम्हारा स्पेशली चैट जीपीटी नहीं कर पाएगा, राइट? तो क्योंकि चैट जीपीटी ग्लोबली काम करता है, वो एलएलएम मॉडल है, और तुम्हें यहाँ पे उसको एक्शन कराना है। स्पेशली चैट जीपीटी को तुम्हें ये बोलना है कि वो तुम्हारे डेटाबेस को कनेक्ट करे, राइट? तुम्हारे डेटाबेस को कनेक्ट करे, वहां से वो इंफॉर्मेशन फेच करे, फिर तुम्हें दे। तो इसका मतलब अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यही सारी चीजें हैं एजेंटिक एआई। तो यहाँ पे अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने इन हाउस सर्वर पे जिससे चैट जीपीटी इंटीग्रेटेड है, अपने तुम्हें एक एजेंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा, राइट? अब इस एजेंट का काम क्या होगा,
इस एजेंट का काम होगा कि ये तुम्हारे स्पेसिफिक डेटाबेस से जाके कनेक्ट करे, राइट? ओके, स्पेसिफिक डेटाबेस से कनेक्ट करे। उसके बाद जब तुम इनपुट में सिंपल सा जो तुमने इनपुट दिया, जैसे तुमने ये इनपुट दिया, कहाँ गया, जो इंग्लिश में, राइट, कि यूजिंग साइप्रस दिस, जैसे तुमने ये इनपुट दिया, अब एलएलएम यहाँ पे क्या करेगा? एलएलएम का काम क्या है तुम्हारे चैट जीपीटी का, कि इसको पहले कन्वर्ट करेगा किसमें? सिक्वल क्वेरी में, राइट? इसको कन्वर्ट करेगा, इसका एक सिक्वल क्वेरी जनरेट करेगा। अब वो सिक्वल क्वेरी जनरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? उसको बताना पड़ेगा इस एजेंट को, जो एजेंट है उस एजेंट को बताना पड़ेगा कि पर्टिकुलर टेबल्स कौन कौन सी है, उसकी स्कीमा क्या है, टेबल्स के बीच में रिलेशंस कैसे हैं। जब वो चीज हो जाएगा, उसके बारे में उसको पता होगा, तो इजिली जब तुमने प्रॉम्प्ट दिया तो उसको इंटरनली क्या करेगा? वो सिक्वल क्वेरी जनरेट करेगा, फिर आपके डेटाबेस से कनेक्ट करेगा, सिक्वल को रन करेगा, उठा के आपको इंफॉर्मेशन लाएगा सिक्वल में, फिर एलएलएम वहां पे आएगा, उस आउटपुट को समराइज करके ट्रांसफॉर्म करके तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज में दे देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इन बिटवीन आपको एक एजेंट क्रिएट करना पड़ेगा और एजेंट से डेटाबेस कनेक्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज द कंसेप्ट यहाँ पे बैकग्राउंड में। अब एजेंट कैसे डेटाबेस से कनेक्ट करेगा या एपीआई को कैसे ट्रिगर करेगा, दिस कम्स द टर्मिनोलॉजी दैट इज कॉल्ड एमसीपी। समझोगे? मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, एमसीपी काम करता है, और ये हर एक एआई मॉडल के लिए डिफरेंट एमसीपीज यूज होती है, राइट? अब तुम्हें नहीं पता एमसीपी क्या होता है, तो सबसे पहले मैं इसको सीधे सीधे, अब तो आपके पास चैट जीपीटी है ना, तो यहाँ पे बोलो व्हाट इज एमसीपी कंसेप्ट, जो कि हम आगे पढ़ना है एजेंटिक एआई में, इन एआई। तो ये सारी का सारा काम यही अल्टीमेटली करने वाला है। अबे ये दूसरा एम दे दिया मुझे। रुको, ये नहीं भाई, इसको देखो ऐसे भी बोल सकते हो, ये नहीं भाई, ऐसे अगर बोलोगे तब भी वो समझेगा तुम्हारी लैंग्वेज को ना। यहाँ पे आता है टर्म्स क्या? सेंटीमेंट एनालिसिस, वो सेंटीमेंट्स को भी समझता है। और ये तो अभी तुम्हें बहुत प्यार से बात करेगा, अभी ग्रोक यूज करो, गाली दे के बात करोगे तो गाली दे के बात करेगा, जाके तुम उसको यूज करके देख सकते हो, राइट? बट हम उसको एडवाइस यहाँ पे नहीं कर सकते अभी। बट फॉर प्रैक्टिकल टेस्ट, GROK ग्रोक करके एलन मस्क का जनरेटिव एआई है, वहां जाके पूछो क्या भाई रे कैसा है तू, देखो उसको कैसा आंसर करेगा वो, ठीक है? तो ये नहीं भाई, आई नीड टू अंडरस्टैंड concept of model contextual protocol used in agentic AI। अब ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है जब कुछ चीजें ऐसी इसको मिलती है, थोड़ा टाइम ज्यादा एनालिसिस किया देखा, उसने पहले से सेंटीमेंट चेक किया ना, तो सेंटीमेंट लिया। अपॉलॉजिस फॉर अर्लियर कंफ्यूजन, लेट्स डेल इनटू द मॉडल कंटेंट एमसीपी। अब सही आया ना? रिल्म ऑफ ये, दैट्स इट। अब ये देखो यहाँ पे आ गया, द मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल इज एन ओपन सोर्स स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस्ड बाय एंट्रोपिक इन लेट 2024। अभी एक लेटेस्ट कंसेप्ट है 2024 में। इट सर्व एज अ यूनिवर्सल कनेक्टर इनेबलिंग एआई मॉडल, पर्टिकुलरली लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मतलब तुम्हारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो भी जनरेटिव है उसको इनेबल करता है टू सीमलेसली एक्सेस एंड इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल डेटा सोर्स टूल्स एंड एप्लीकेशंस। तो ये तुम्हारे दूसरे एप्लीकेशन से कनेक्ट कर लेगा, डेटाबेस से कनेक्ट कर लेगा, एपीआई कुछ भी टूल। थिंक ऑफ इट एज ए USB-C, जैसे टाइप सी का एक पोर्ट है, वो कहीं पे भी कनेक्ट, चाहे मोबाइल चार्ज कर लो, चाहे लैपटॉप चार्ज कर लो, चाहे कुछ भी चार्ज कर लो, तो कॉमन पोर्ट हो गया ना टाइप सी। तो इट विल बिहेव लाइक दैट, और इससे आप कुछ भी करवा लो, राइट? इन ऑफ द एआई सिस्टम, फैसिलिटेटिंग स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन बिटवीन एआई मॉडल एंड द ब्रॉडर डिजिटल इकोसिस्टम्स। तो रोल ऑफ एनसीपी इन एजेंटिक एआई, कंसेप्चुअल अवेयरनेस, एआई मेंटेन द यूजलाइज, दिस इज द, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे टूल इंटीग्रेशन,
It enables AI agent to interact with various tool and data source such as देखो database, API, user interface, इन सब से ये क्या करेगा, डायरेक्ट कनेक्ट कर लेगा ना। जैसे मुझे गिट से कनेक्ट करना है, मैं गिट से कनेक्ट कर सकता हूँ, डेटाबेस से कनेक्ट करना है, डेटाबेस से कनेक्ट कर सकता हूँ, मेरे भी यहाँ पे ये खुद से एपीआई ट्रिगर करा सकता है। तो सारा काम एजेंटिक एआई जो है, अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म कराना चाहता है तो किसके थ्रू कराएगा, एमसीपी के थ्रू। और सबसे बेस्ट चीज अभी इंट्रोड्यूस होगी है लास्ट वीक, सबसे बड़ा रिवोल्यूशन आने वाला है इंडस्ट्री में एजेंटिक एआई में, कि माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन सोर्स एजेंटिक फ्रेमवर्क लॉन्च कर दिया है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट का ओपन सोर्स एजेंटिक फ्रेमवर्क, मतलब उसमें पहले से ही हजारों बने बनाए मॉडल्स होंगे ओपन सोर्स में। मतलब तुम्हें अब कुछ सोचना भी नहीं है, सिर्फ पता करना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन सा मॉडल है, का काम क्या है। जैसे हमें जावा में पता करना होता है या सेलेनियम में क्लिक फंक्शन काम क्या करता है, सेंड कीज क्या करता है, कब माउस ओवर के लिए माउस एक्शन क्लास यूज करना है, कब अलर्ट यूज करना है, तो ये चीजें तुमने पढ़ ली ना एक बार। तो ऐसे ही अगर वो एजेंटिक फ्रेमवर्क समझ में आ गया कि कौन सा मॉडल किस पर्पज के लिए उसके अंदर इनबिल्ट है, तो डायरेक्टली हम एजेंटिक फ्रेमवर्क के कंसेप्ट माइक्रोसॉफ्ट का ओपन सोर्स सोल्यूशन को यूज करके हम कोई भी एप्लीकेशन डिजाइन कर पाएंगे। तो अभी मैंने एक हफ्ते पहले देखा, राइट, दैट इज अ बिग रिवोल्यूशन कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ने कम से कम ये निकाला, और वो भी ओपन सोर्स। ये कितना ज्यादा हेल्प कर सकता है इंडस्ट्री में अब आगे चल के, आपको अब फील आना शुरू हो जाएगा 6 मंथ बाद कि एप्लीकेशन अपने आप में ही अंदर से ही ऑटोमेटेड है। ओके, एनीवे, तो ये एमसीपी समझ गए ना, जो इसको तो बाद में पढ़ाना ही है। तो ये पहला यूज केस था, ये कैसे काम होगा समझ में आया तुमको दिव्या? तो तुम्हारा यूज केस ऐसे काम करेगा। दूसरा क्या है अभिषेक का, वी आर रिसीविंग मैनुअल फाइल्स फ्रॉम ऑपरेशन टीम ऑन मंथली बेसिस बट द डेटा टाइप एंड फाइल स्ट्रक्चर इज नॉट फिक्स, वेरी गुड, एंड द कॉलम ऑल्सो सफलिंग, हाउ कैन वी ऑटोमेट दिस थ्रू लोड डेटा इनटू द डेटाबेस। अब यहाँ पे आता है कंसेप्ट डेटा इंजीनियरिंग, राइट, डेटा इंजीनियरिंग, जिसमें आपका एआई का ही पार्ट वो भी है, बट दैट्स कम्स अंडर द डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिटिक्स रोल। तो उसमें क्या होगा, डेटा ईटीएल जैसे होता है ना, ईटीएल, तो उसका काम क्या है, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना, कि एक सोर्स सिस्टम्स को डेटा रीड करता है। अब जैसे कोई भी माइग्रेशन का प्रोजेक्ट हो, वहां पे ये काम आता है। तो आजकल के जमाने में क्या होता है कि हमारा एक ओल्ड कंसेप्ट था, एप्लीकेशन वो सनसेट हुआ और नया एप्लीकेशन बन रहा है, तो डेटा तो माइग्रेट करना पड़ेगा, तो एक सोर्स सिस्टम से टारगेट सिस्टम पे। अब सोर्स सिस्टम का डेटाबेस हो सकता है कि मेन फ्रेम रहा हो, फ्लैट फाइल्स रहा हो, कोबोल में लिखी गई चीजें हो, लेकिन अब उसको हम मॉडर्न डेटाबेस ओरेकल या SQL सर्वर में ट्रांसफॉर्म करना है, तो कैसे करेंगे। तो बेसिकली वहां से डेटा सोर्स को पहले रीड करना पड़ेगा, हर एक कॉलम्स को समझना पड़ेगा, राइट। डेटा नहीं है तो डेटा में लेबल डेटा बनाना पड़ेगा उसको ना। तो डेटा लोड करना, ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा कि कौन सी फील्ड ब्लैंक है, कौन सी नहीं है, तो ब्लैंक फील्ड की जगह पे हमें क्या यूज करना है एज ए प्रीफिक्स, राइट। तो वो सारे रूल्स को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन करके फिर हमें उसको दूसरे सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो दूसरे सिस्टम का टेबल का स्कीमा क्या है, उस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करके फिर हम इसको फीड करेंगे। बट ये जो बीच का पार्ट है, अब ये पूरा का पूरा भी आराम से हो जाएगा एजेंटिक फ्रेमवर्क यूज करके, बट बीच का जो काम है डेटा को सेंस करना और ट्रांसफॉर्म करना, राइट। तो वो काम हमारा एलएलएम करेगा। एलएलएम का काम क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारे सोर्स सिस्टम का फॉर्मेट तुमने दिया फाइल फॉर्मेट, तुम एक सेल लो सोर्स सिस्टम फाइल फॉर्मेट, और एक हमने लिया डेस्टिनेशन सोर्स फाइल सिस्टम, इसमें डेटा दो और इसको बोलो कि इस डेटा को मैपिंग करो इस फॉर्मेट में। तो ये काम क्या करेगा, एलएलएम करके दे देगा। तो बेसिकली जैसे सिंपल एग्जांपल एक मैं करके बताता हूं कि लेट्स से कि मेरे पास ये सब काम बहुत आसानी से एलएलएम करता है, कि जैसे एग्जांपल के लिए कि मेरे पास एक एक्सएमएल फाइल है और मैं चाहता हूं कि ये एक्सएमएल फाइल पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाए किसमें, जेसन में। सिंपलेस्ट वे समझो ना, एक डिफरेंट फॉर्मेट है, चीजें हैं, लेकिन हमें ये करना है, हमें मैन्युअली करने में टाइम लगेगा।
तो इसको सबसे पहले मैं इसको देखो ध्यान से, इसी से को बोलूंगा, ये जनरेट करेगा और इसी से पूरा काम करवाऊंगा। तो कैन यू गिव मी XML for employee registration having data like FNAME, LNAME, email, address, phone, etc. So let it be generate the XML. अब देखो इसने XML का स्ट्रक्चर जनरेट कर दिया। अब मान लो हमारा कोई पुराना सिस्टम था जो XML बेस्ड सिस्टम पे काम कर रहा था, लेट्स से सिस्टम अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है, नए सिस्टम में हम बना रहे हैं, तो टेस्टिंग यहाँ पे क्या करनी होगी कि पुराने सिस्टम में लेट्स से 100 APIs यूज होती थी, लेकिन अब जो नया सिस्टम बना रहे हैं वहां पे हम क्या कर रहे हैं, रेस्ट यूज कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हम डेवलपर ज्यादा लॉजिक चेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ वो क्या कर रहा है कि सोप को रेस्ट पे माइग्रेट कर रहे हैं और APIs वही रख रहे हैं, सेम डेटा रख रहे हैं, सारी चीजें। तो अब मैं इसको बोलूंगा, तो ये हमें दे दिया, तो अब मैं इसको बोलूंगा कि चाहे तो अब ये मेमोरी में ही है, लेकिन अगर तुम्हारे पास फाइल होती तो फाइल को सेव करते, अटैच करते और इसको बोलते कि कन्वर्ट करो जेसन में। नाउ इसको मैं वही चीज डायरेक्ट बोल रहा हूँ, नाउ कैन यू कन्वर्ट दिस इनटू जेसन। तो ये पूरा का पूरा जो XML था, इनपुट हमने दिया। अब मान लो ये मेरे लिए इनपुट था, मैं कहीं से कॉपी करता, पेस्ट करता और इसको बोलता क्या कि जेसन में कन्वर्ट कर दो, तो यही सेम चीज तुम्हें जेसन में कन्वर्ट करके दे दिया। तो ये काम बड़े आसानी से LLM हमारा कर दिया, है ना। तो ये एक इंसान को ही करना पड़ता ना, ये देख देख के कॉलम की मैपिंग ये वो करना, लेकिन दिमाग लगाना पड़ता है यार, वहां पे नेस्टेड है तो यहाँ नेस्टेड कैसे होगा, तो मतलब उसको दोनों कंसेप्ट समझने पड़ेंगे कि XML का फॉर्मेटिंग क्या होती है और जेसन की फॉर्मेटिंग क्या होती है। लेकिन अगर हमने मिल गया, अब मान लो ये हमारा टारगेट सिस्टम का स्ट्रक्चर था, अब ये स्ट्रक्चर को मैं कॉपी करूं और इसको बोलूं कि गिव मी द 10 डिफरेंट फाइल विथ डिफरेंट डेटा सेट, तो ये जनरेट करके 10 अलग अलग जेसन दे देगा, डेटा अलग अलग करके दे देगा, सिंथेटिक डेटा खुद जनरेट कर लेगा ये, राइट। तो ये क्या हुआ, आपका काम आसान कर दिया। तो सेम वे अभिषेक आपको क्या करना पड़ेगा, आपका एक अपना फॉर्मेट होगा और एक न्यू फॉर्मेट होगा, तो पहले दोनों फॉर्मेट को फीड करो और इसको बोलो कि इस फॉर्मेट का सारा डेटा कॉपी उसमें कर दे, तो अपने आप वो लिंकिंग करेगा कि किससे क्या करना है। और अगर कॉलम्स वो तो खुद पहले अंडरस्टैंड करेगा, तो अगर खुद अंडरस्टैंड करता है तो दैट्स गुड थिंग कि खुद अंडरस्टैंड किया, तब तो वो अच्छा है। अगर खुद से अंडरस्टैंड वो नहीं कर पा रहा है, तब आपको कौन से फील्ड में मिसमैच हुआ उसको बताना पड़ेगा, मैप विद दिस फील्ड टू दिस फील्ड, क्लियरिटी। तो वो क्या करेगा, इधर से फाइल लोड करो, उधर से निकाल लो, जाके लोड कर दो, तो बीच का सारा काम ये कर देगा। तो ये LLM ही करके दे देगा, चैट GPT करके आपको दे देगा ऐसे टास्क, ठीक है। तो इसलिए जब आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट लाओगे तो आपको सोल्यूशन धीरे धीरे समझ में आने लगा कि इसको कैसे यूज करना है। नेक्स्ट है पैरामीटर टू कंसिडर व्हाइल टेस्टिंग वीडियो, ऑडियो और बैनर ऑन OTT प्लेटफॉर्म। ये भी कर सकते हैं, बट इसके लिए क्या करना होगा, हर एक AI टूल नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो के अंदर का कंटेंट क्या है, वो कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करना आसान काम नहीं होता। फिर उसकी ऑडियो को या वीडियो में से ऑडियो अलग करना, तो ये सब टूल्स के लिए एल्गोरिथम तो है मार्केट में, लेकिन सब लोग पेड वाले हैं। मतलब अब जिसने ये कैपेबिलिटी डेवलप किया है तो वो फ्री में तो नहीं देगा, तो ओपन सोर्स में बहुत कम चीजें AI पे मिलेंगी आपको, राइट। वो क्या करेंगे कि उनका पेड है कि एक डेमो के लिए आपको दे दिया कि चलो ये वीडियो तुम टेक्स्ट से वीडियो जनरेट करना, है ना, जैसे तुमने प्रॉम्प्ट दिया, टेक्स्ट दिया, उससे वीडियो बना देना, वो खुद वीडियो बना देगा, ऑडियो भी ऐड कर देगा, दोनों को मिक्स कर देगा। ये सारी चीजें हो सकती है। बहुत सारे टूल है मार्केट में जो करते हैं, AI इनेबल्ड टूल जो इजिली कर रहा है, लेकिन एक सैंपल देगा फिर दूसरे के बाद कहेगा पैसा दो, राइट। तो हर एक टूल के पास ये कैपेबिलिटीज नहीं है, बट उनको पैसा देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है मार्केट में, अलग अलग टूल। जैसे अभी कैनवा है, फोटो एडिटिंग में कितना अच्छा है, तो AI यूज कर रहा है कि नहीं वो बैकग्राउंड में, राइट। तो अगर वो कुछ चीजें फ्री दे रहा है बट कुछ चीजें पेड भी है इसके अंदर, तो हर टूल का अपना अपना कंसेप्ट है इसमें।
और जैसे ये तुमने यहाँ पे इनपुट दिया कि पैरामीटर टू कंसीडर व्हाइल टेस्टिंग द वीडियो ऑडियो एंड बैनर्स ऑन द ओटीटी प्लेटफॉर्म, सिंपल। अब इसको तुम डायरेक्ट करो तो क्या क्या पैरामीटर्स हमें चाहिए किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म को टेस्ट करने के लिए, ऑडियो वीडियो, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या क्या हो सकता है, जैसे एज ए बीइंग ह्यूमन अगर आप सोचो तो, अब जिसने कभी ओटीटी प्लेटफॉर्म की टेस्टिंग नहीं की है तो उसके दिमाग में तो आइडिया नहीं आएगा ना क्या हो सकता है, सिंपल सी बात है। तो इसमें सबसे पहली चीज बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए, स्ट्रीमिंग टाइप क्या होनी चाहिए, राइट। कि जैसे कुछ वीडियोस क्या होती है सेल्फ स्ट्रीमिंग होती है, आप देखो या ना देखो जैसे ही ओपन हुआ वो पूरा लोड हो जाता है, समझ गए ना। तो ऐसी चीजें, और कुछ रन टाइम पे लोड होते हैं, तो उसकी स्ट्रीमिंग क्या है, बैंडविड्थ कितना चाहिए, वीडियो की क्वालिटी हमें वेरीफाई करना है, HD है कि 4K है कि क्या क्या है, ऑटो स्केलिंग है कि नहीं उसके अंदर, कि अगर इंटरनेट की बैंडविड्थ कम है तो वीडियो ऑटो स्केल होके HD अपने आप कम रेजोल्यूशन पे आ जाए, बैंडविड्थ ज्यादा है तो ऑटो स्केल हो जाए समथिंग। तो इस टाइप के यूज केसेस हम यहाँ पे हो सकते हैं, राइट। तो ऐसे चीजें, या डेफिनेटली अगर इसको आप इनपुट देते हो तो ये आपको क्या करेगा, टेस्ट केसेस लिख के देगा, और एक बार टेस्ट केसेस लिख के दे तो उसको वेरीफाई करो कि दिस इज करेक्ट और नॉट। तो इसके लिए ये दिस कुड बी द गुड यूज केस, क्योंकि अगर कोई डोमेन आपके लिए नया है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है और आपको टेस्ट केसेस लिखना है, एप्लीकेशन की अंडरस्टैंडिंग कम है, तो आप चैट जीपीटी या कोई भी LLM मॉडल बेस्ट होगा आपके लिए यूज करने के लिए, राइट। तो आइडिया तो देगा, वही तो चाहिए हमें। एंड गायत्री ने क्या बोला कि एज एन ऑटोमेशन टेस्टर वांट टू इंटीग्रेट प्लेराई रिग्रेशन टेस्ट रिजल्ट विद ऑक्टेन। तो ये तो बहुत सिंपल चीज है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले उसको बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कैसे करना है, सिर्फ ऐसे नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि प्लेराइट रिग्रेशन टेस्ट केस का रिजल्ट उसको पहले बताओ कि क्या है, ठीक है, कोई एग्जाम्पल लेके उसको समझाओ। तो पहले ये प्रॉम्प्ट दो, फिर इसको एक एग्जाम्पल लो कि लेट्स से कि तुम्हारा प्लेराइट का टेस्ट रिजल्ट का फॉर्मेट क्या है, राइट। जब उसको अटैच करोगे तब वो तुम्हें बताएगा नेक्स्ट स्टेप ऑक्टेन से कैसे करना है। ओके सर, सो एक्चुअली यहाँ मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे बिल्कुल भी प्लेराइट, आई एम बिगिनर इन द प्लेराइट, हम एक POC पे काम कर रहे हैं। मैंने ऑटोमेट तो कर दिए कुछ स्क्रिप्ट्स, तो नाउ जो ऑक्टेन है, जो हमारा टेस्ट मैनेजमेंट टूल है, तो जो भी टेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई स्क्रिप्ट फेल हो रही है, कोई पास हो रही है, तो अगर इनकेस स्क्रिप्ट फेल हो रही है तो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट कर ले ऑक्टेन के साथ और डिफेक्ट भी रेज कर दे वहां पर, राइट। सो एज ए बिगिनर आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है। सो ऐसा क्या प्रॉम्प्टिंग दे एग्जैक्टली, जैसे कि आज मुझे आपने जो बताया कि प्रॉम्प्टिंग का जो बेसिक है, तो आपके इस एग्जांपल पर आप एक प्रॉम्प्ट बना के दे सकते हैं, राइट। तो ये तुम्हें प्रॉम्प्ट तो बना के देगा, लेकिन वो इंटीग्रेशन नहीं करेगा। नहीं, मुझे स्टेप्स चाहिए कि मैं कैसे कर सकता हूं, आइडिया चाहिए कि मैं कैसे कर सकता हूं, राइट। तो सीधे सीधे तुमने लिखा, लेट्स से आई वांट टू इंटीग्रेट प्लेराइट विद दिस। अब देखो सिंपल सा मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे मैंने ये पेस्ट किया। यू आर, जस्ट रोल डिफाइन करो, यू आर AI एक्सपर्ट या चैट GPT एक्सपर्ट बोलो उसको, चैट GPT एक्सपर्ट, रोल हो गया। आई वॉन्ट टू इंटीग्रेट प्लेराइट रिग्रेशन टेस्ट रिजल्ट टू द ऑक्टेन, ये हमारा कंटेक्स्ट हो गया। अब कैन यू सजेस्ट, अच्छा मैं तो खुद ही प्रॉम्प्ट पूछ रहा था, इससे मैं खुद प्रॉम्प्ट बनाने लगा, तो ठीक है। तो कैन यू सजेस्ट स्टेप बाय स्टेप क्या इंटीग्रेशन स्टेप्स इन डिटेल विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले आपके पास एक एग्जाम्पल होना चाहिए था। कोई तुम्हारे पास रिपोर्ट होता तो रिपोर्ट को हम अटैच करते तो इजिली और अच्छे से बताता। तो चलो सबसे पहले तो तुम्हें समझना पड़ेगा ऑक्टेन के बारे में कि ऑक्टेन करता कैसे है। तो ऑक्टेन एक टूल हो गया, राइट, जिसके साथ आप कोई भी, जैसे जीरा है, जीरा को आप कहीं पे भी इंटीग्रेट कर सकते हो, प्लेराइट से भी कर सकते हो, सेलेनियम से भी कर सकते हो, क्योंकि वो API बेस्ड है। वैसे यहाँ पे क्या है, ऑक्टेन का इंटीग्रेशन है। तो ऑक्टेन सपोर्ट इंटीग्रेशन टेस्ट रिजल्ट वाया रेस्ट API। तो रेस्ट API के थ्रू हम कर सकते हैं। सेंड द रिजल्ट मैन्युअल और ऑटोमेशन और प्रोग्रामेटिकली कैसे भी भेज सकते हैं।
ALM ऑक्टेन SDK भी आता है कि जो ALM से इंटीग्रेट करता है, और इसमें ये लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, बिल्ट इन CI/CD कनेक्शंस भी हैं। फॉर प्लेराइट द मोस्ट कॉमन अप्रोच इज टू एक्सपोर्ट टेस्ट रिजल्ट इन ए कंपेटेबल फॉर्मेट लाइक JSON, राइट। तो तुम्हें क्या करना होगा कि जो टेस्ट रिपोर्ट्स है उसको JSON फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। तुम विद इन प्लेराइट एक रिपोर्ट और जनरेट कर सकते हो, जो प्लेराइट का इनबिल्ट रिपोर्ट तो होता ही होता है, और प्लेराइट इनबिल्ट रिपोर्ट में JSON भी रिपोर्ट करता है, JSON फॉर्मेट में भी आता है, नहीं तो एक्सप्लिसिटली उसको डिफाइन कर दो अगर नहीं आ रहा है तो वो JSON में अपने आप आपको रिपोर्ट दे देगा। फिर वही रिपोर्ट को आपको क्या लेना है, अब ये स्टेप बता रहा है कि कैसे जनरेट टेस्ट रिजल्ट इन प्लेराइट। तो प्लेराइट अपना इंस्टॉल करो, ये सब प्लेराइट रन हो गया, फिर मान लो आपका ये JSON का रिजल्ट जनरेट हो गया, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आया कि ये तो अभी टेस्ट बना ही रहा है, यूज ऑक्टेन टू, अब ऑक्टेन यहाँ पे पिक्चर में आया, तो ये ऑक्टेन की API है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये डिटेल आया, ये डिटेल में तुम्हें ये चीजें पास करनी पड़ेंगी, पास फेल क्या है, फिर आपको क्या करना है, ऑक्टेन टेस्ट केस ID फेल पास दिस इंफॉर्मेशन है। अब इसके बाद ये तुम्हारा जावा का कोड है जो बेसिकली ऑक्टेन API को कॉल करेगा, राइट। तो ये तो पाइथन कोड है, नहीं जावास्क्रिप्ट का है। तो जावास्क्रिप्ट में ये चीजें तुम्हें करनी पड़ेंगी, राइट। इसने दे रखा है कि तुम्हारा ऑक्टेन का URL क्या होगा, राइट, टोकन वगैरह क्या पास करना, क्योंकि ऑक्टेन का तुम्हें डिटेल चाहिए होगा ना सर्वर का, उसकी API, उसके टोकन्स, क्योंकि API कनेक्ट करने जा रहे हो आप, ठीक है ना। तो वो सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें यहाँ पे पास करोगे, और ये जैसे API ट्रिगर होगी ये अपने आप वहाँ पे रिजल्ट पुश कर देगा। ओके सर। तो ये कोड को 1 by 1 कॉपी करके पेस्ट करके रन करके देखो। ओके। फिर इसी में और डिटेल पूछोगे, जैसे कोई एरर वगैरह आ रहा है तो डायरेक्ट उसको कॉपी पेस्ट करते जाओ, वो उसको फिक्स करके बताता जाएगा कि क्या गलती हो रही है तुमसे, क्या प्रॉब्लम है। तो पहले एक सिनेरियो लो कोई भी, ठीक है, एक सिनेरियो का एक JSON लो, फिर इसको इंटीग्रेट करके लोकली देखो, कोई चैलेंजेस आता है तो बताओ मुझे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो अपना काम यही है कि मैं तुम्हें ऑप्शन बता दूंगा कि कैसे चैट GPT आपकी हेल्प करेगा ये काम करने के लिए, सिंपल। तो वही चैट GPT से अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो दिस इज द यूज केस हो गया आपके लिए, यस। ठीक है। ओके, नेक्स्ट केस क्या था, फॉर रिपोर्टिंग एप्लीकेशन प्रोजेक्ट ऑल द डेटा कम्स फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशंस थ्रू द API एंड RDL, व्हाट शुड बी द यूज केस ऑफ वैलिडेटिंग एंड वेरीफाइंग। तो अगर डिफरेंट देखो, सिंपल सी बात होती है, वेरीफाई करना किसी चीज को, दिस इज द आवर टेस्टिंग जॉब। और वेरिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, एक्सपेक्टेड डेटा। अगर एक्सपेक्टेड चीजें आपके पास क्लैरिटी है, एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए, तो एक्चुअल से कंपैरिजन करना आसान काम है। लेकिन अगर एक्सपेक्टेड चीजें आपको क्लैरिटी नहीं है तो एक्चुअल से कंपैरिजन कैसे होगा, राइट। तो अब इस यूज केस में क्या कह रहे हो कि फॉर रिपोर्टिंग मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट ऑल द डेटा कम्स फ्रॉम डिफरेंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकता हूँ कि जैसे हो गया आपका पावर BI, माइक्रोसॉफ्ट का पावर BI हो गया या टैबल्यू हो गया, ये सारे टूल क्या करते हैं कि डिफरेंट डेटा सोर्स से कनेक्ट होते हैं और सबका डेटा लाते हैं और अपने फॉर्म में रिपोर्ट को जनरेट करते हैं। अब वो क्या करता है पावर BI, तुम डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो, तुम जीरा से कनेक्ट कर सकते हो, तुम कॉन्फ्लुएंस से कनेक्ट कर सकते हो, कहीं से भी कनेक्ट कर लो, हर एक सिस्टम से वो कनेक्ट हो जाएगा, सबका डेटा लाएगा और उसके अंदर वो डेटा को तुम ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, कैसे दिखाना है हमें। तो वो सारा का सारा काम ये कर सकता है। तो पावर BI में इनबिल्ट चीजें होती हैं जो ये सारे काम करते हैं। लेकिन अगर यही चीज तुम्हें खुद से करना है तो तुम यहाँ पे भी एजेंट बना सकते हो। तो यहाँ पे कंसेप्ट आएगा मल्टी एजेंट मॉडल, मल्टी मॉडल एजेंट। तो जिसमें क्या होगा, हर एक, जैसे सपोज करो कि 5 डिफरेंट सिस्टम आपके पास है, तो हर एक सिस्टम से एक एक एजेंट कनेक्ट करेगा, अपना डेटा लाएगा, और फिर एक एजेंट होगा जो क्या करेगा, उस डेटा को कंपेयर करेगा, रिलेवेंट है, फिर तुम LLM यूज करके उसको ट्रांसफॉर्म करोगे कि आउटपुट में कैसा दिखाना है। तो दिस इज द ऑल्सो गुड यूज केस, और हम ऐसे कर सकते हैं इसको। तो इसमें LLM देखो पिक्चर में क्या कर सकता है कि डेटा आने के बाद डेटा के सोर्स को चेक करना, डेटा के फॉर्मेटिंग को चेक करना, ये सब
LLM कर लेगा, बट डेटा फेच करने वाला काम ये LLM चैट जीपीटी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको दूसरे सिस्टम्स के अंदर कैसे घुसेगा ये। तो इसके लिए आपको अपना खुद का एजेंट क्रिएट करना पड़ेगा। देखो हर जगह एजेंटी पिक्चर में एजेंटिक AI ही पिक्चर आ रही है, अगर आउट ऑफ बॉक्स आपको कुछ भी करना है तो, राइट। तो होप रिकिल इट इज क्लियर टू यू। हाँ सर, बेसिकली क्वेश्चन मेरा यही था कि अगर इस टाइप का जैसा हमारा, मैंने आपको ये जो मैसेज में दिया कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, तो सर काम यही है कि जैसे 10 अलग अलग एप्लीकेशन और है, हमको वहां से डेटा फिच करना होता है और उसकी हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो इसी सिनेरियो में मेरा मतलब AI से मैं कैसे हेल्प ले सकता हूँ उसमें, मतलब वही तो मैं बता क्या रहा ले सकता हूँ। अब जैसे तुम मैन्युअली किसी एक सिस्टम से कनेक्ट करते होगे, 2 घंटे हो गए।